कहानी की शुरुआत सियोहान यूनिवर्सिटी से होती है, जहां 23 साल का स्टूडेंट हन ताइसू इंट्रोड्यूस होता है। दो लड़कियां उसके पास आती हैं, चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। उन्होंने यानही से सुना होता है कि ताइसू कभी क्लास मिस नहीं करता और दूसरों के लिए भी अटेंडेंस कवर कर देता है। दोनों लड़कियां उससे एक फेवर मांगती हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय ताइसू चुपचाप उन्हें एक फ्लायर दिखा देता है। ये फ्लायर उसकी प्रॉक्सी अटेंडेंस सर्विस का होता है। फ्लायर पर साफ साफ प्राइसेस लिखे होते हैं। एक क्लास अटेंड करने के लिए 10,000 वन, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए 100,000 वन, और नीचे एक क्लियर नोट एग्जाम प्रॉक्सी नहीं करता क्योंकि वो इलीगल है। लड़कियां शॉक हो जाती हैं। एक लड़की फ्लायर को ध्यान से देखती है, दूसरी पूछती है, क्या तुम सच में पैसे चार्ज करते हो? ताइसू शांति से समझाता है कि हाँ, 10,000 पर क्लास है, लेकिन क्योंकि ये उनका फर्स्ट टाइम है और वो फ्रेंड के थ्रू आई हैं, इसलिए वो उन्हें डिस्काउंट देगा। लड़कियां खुशी खुशी मान जाती हैं, उसे थैंक्स कहती हैं और बोलती हैं कि अब वो उसी पर डिपेंड करेंगी। ताइसू उन्हें कस्टमर्स कहकर बुलाता है। उसी वक्त पीछे से उसके दो दोस्त आ जाते हैं। वो उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि वो हर दिन ज्यादा बिजनेसमैन जैसा दिखने लगा है। मजाक में पूछते हैं कि क्या वो उनकी भी हेल्प कर सकता है। बिना कुछ बोले ताइसू उन्हें भी वही फ्लायर पकड़ा देता है। दोस्त हंस पड़ते हैं और कंप्लेन करते हैं कि क्लोज फ्रेंड्स होने के बावजूद भी उन्हें डिस्काउंट नहीं मिलता। बाद में क्लास में जब प्रोफेसर अटेंडेंस लेते हैं, ताइसू स्मूथली अपने दोस्तों की अटेंडेंस भी आंसर कर देता है। क्लास खत्म होते ही जैसे ही प्रोफेसर डिसमिस करते हैं, ताइसू तुरंत निकल जाता है। उसके दोस्त नोटिस करते हैं और मजाक करते हैं, शायद गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। फिर खुद ही हंसते हैं और कहते हैं, नहीं, ये तो कोई और पार्ट टाइम जॉब होगा। वो चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि अगर कभी डेटिंग शुरू कर दी तो वो यूट्यूब पर नेकेड ब्रेक डांस डाल देंगे। अब नरेशन ताइसू के पर्सपेक्टिव में चला जाता है। उसके लिए जिन स्टूडेंट्स के पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, उनके लिए हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है। सर्वाइवल का मतलब होता है टाइम को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करना। घर पहुंचकर वो गोल्ड प्राइस चेक करता है और देखता है कि प्राइस बढ़ गया है। फिर फोन देखता है, कल की क्लास 11 बजे है। अगर वो 4 घंटे सोए तो सुबह 7 बजे तक गेम खेल सकता है। अगर गेम में लगभग 1.5 बिलियन गोल्ड फार्म कर लिया तो अच्छी कमाई हो जाएगी। उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज गेमिंग है। इसमें कोई फिजिकल मेहनत नहीं लगती, जब चाहे खेल सकता है। लाइट डेज में तो असाइनमेंट्स भी गेम ग्राइंड करते हुए कर लेता है। स्क्रीन पर एक्सप्लोजन्स और बैटल्स देखना उसे अजीब सा सुकून देता है। आसपास के प्लेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान। वो नोटिस करते हैं कि उसने रियल मनी स्पेंड नहीं किया, फिर भी डैमेज बहुत हाई है। धीरे धीरे विस्पर शुरू होती है, ये वही फेमस गोल्ड फार्मर है जो बिना पैसे डाले इन गेम करेंसी बेचता है। तभी एक और प्लेयर आती है, फॉलन पावर एंजल। वो ट्रैश टॉक शुरू कर देती है, उसे इंसल्ट करती है और धमकी देती है कि अगर उसने उनकी गिल्ड हंटिंग जोन नहीं छोड़ी तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। ताइसू उसे इग्नोर करता है और शांत तरीके से खेलता रहता है। जितना वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, उतना ही वो गुस्से में आ जाती है। वो कर्सेस स्पैम करने लगती है, यहाँ तक कि रियल लाइफ में मिलने और मारने की धमकी भी दे देती है। सीन अचानक पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है। ताइसू ने अब्यूसिव प्लेयर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी होती है। वहाँ पता चलता है कि फॉलन पावर एंजल असल में एक यंग वुमन है। वो फ्रस्ट्रेशन में बोलती है कि उसे प्रोवोक किया गया था। फिर ताइसू वहाँ पहुँचता है। ऑफिसर उसे पहचानता है और उस लड़की का नाम बताता है, चामिया, जिसे सब मिया कहते हैं। जैसे ही मिया ताइसू को देखती है, दोनों फ्रीज हो जाते हैं। नजरें मिलती हैं और पहचान हो जाती है। एक्साइटेड होकर मिया बोल पड़ती है, ये सच में हाँ ताइसू है। ऑफिसर पूछता है, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? मिया तुरंत बोलती है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ताइसू चुपचाप सोचता है, उसके सामने खड़ी लड़की सच में वही EX है, 5 साल पहले वाली। सेम एज, सेम स्कूल, सेम क्लास। उस समय मिया बहुत क्वाइट थी, हमेशा कोने में बैठकर किताब पढ़ने वाली, इतनी ऑर्डिनरी की ऑलमोस्ट इनविजिबल। एक बार ताइसू उसके पास गया था, उसकी डेस्क पर पेपर रखा था, 4 बजे लाइब्रेरी आना। वो मुस्कुराकर चला गया था। मिया ने नोट को चेस्ट से लगा लिया था और खुशी से मुस्कुराई थी। उसकी ज्यादातर मेमोरीज फेड हो चुकी थी, सिवाय ब्रेकअप के। डेट थी द 27th of September, हाई स्कूल का दूसरा साल। उसकी फैमिली अचानक रातों रात शिफ्ट हो गई थी। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए वो मेमोरी फिर उभर आती है। उन्हें उस दिन मिलना था। वो सोचता है, वो बिना बताए क्यों चली गई। वो पूछने ही वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। उधर मिया बड़बड़ाती है कि कितना रिडिकुलस है कि वो अब उससे 100,000 वन मांग रहा है, बस गेम के इंसल्ट्स के लिए। ताइसू खुद को रोकता है, ये सही समय नहीं है। वो उसे ध्यान से देखता है, क्या ये सच में वही लड़की है? पहले उसे लगा था बस सेम नेम होगा, लेकिन अब वो श्योर है। वो सोचता है, कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? रियूनियन में भी लोग बदलते हैं, लेकिन मिया तो बिल्कुल अनफेमिलियर लगती है। सिर्फ लुक्स नहीं, उसका ऑरा भी अलग है। अब वो शाई नहीं बल्कि डिलिंक्वेंट जैसी लगती है। अचानक मिया घूमकर कॉन्फ्रंट करती है, पूछती है वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। वो उसे पेटी कहती है कि कुछ गेम इंसल्ट्स के लिए पैसे मांग रहा है। याद दिलाती है कि वो एक दूसरे को जानते थे। उसने सोचा था वो हंसकर छोड़ देगा। ताइसू सोचता है, ये इतना ज्यादा क्यों
बोल रही है। वो पूछती है क्या वो अपॉलॉजी चाहता है। ताइसू शांत आवाज में कहता है वो उसका पीछा नहीं कर रहा। वो साफ बोलता है कि उसे कोई गिल्ट नहीं है। वो याद दिलाता है कि उसने फाइन 100,000 से 10,000 किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे जानता था, और ये भी कहता है कि चाहे तो फिर बढ़ा भी सकता है। मिया थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, कहती है उसके पास अभी 10,000 भी नहीं है। वो एक बार छोड़ देने को कहती है, लेकिन ताइसू मना कर देता है। आखिरकार वो मान जाती है और पेमेंट अग्री करती है। साथ ही बोलती है कि रिच बैकग्राउंड होने के बावजूद भी वो पैसों में शार्प है। ताइसू उसका नाम लेकर पूछता है तुम कैसी हो। मिया फ्रीज हो जाती है, कहती है क्योंकि वो बदल गया है, पहले वो कभी केयर नहीं करता था। वो कहती है कि कुछ खास हुआ ही नहीं है बताने लायक, और वो लोग अब कभी नहीं मिलेंगे, बस वो पेमेंट कर दे यही काफी है। वो कहती है एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे जिए जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। इतना कहकर वो चली जाती है। ताइसू सोचता है 5 साल बाद एक्स गर्लफ्रेंड के आखिरी वर्ड्स यही थे। वो सोचता है क्या बस इतना ही। वो खुद को याद दिलाता है वो बिना बताए चली गई थी। सेटलमेंट पैसे के लिए नहीं था, वो बस उसे थोड़ी देर और रोकना चाहता था क्योंकि वो शब्दों में अच्छा नहीं है। वो इसे एंड मान लेता है, लेकिन फेट के कुछ और प्लान्स होते हैं। 1 महीने बाद शॉन यूनिवर्सिटी में ताइसू और मिया फिर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। मिया घबराकर बस एक शब्द बुदबुदाती है। सीन शिफ्ट होता है। अपने नए अपार्टमेंट में ताइसू खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा है। तभी उसकी नजर एक मूविंग ट्रक पर जाती है जो पास के एक घर के सामने आकर रुकता है। एक फैमिली वहाँ शिफ्ट हो रही होती है। ताइसू मन ही मन सोचता है कि इतनी सही टाइमिंग पर ऐसी जगह मिल जाना कितना अजीब है। उसे ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसी गेम में अचानक एस क्लास ड्रॉप मिल जाना। सेमेस्टर शुरू हुए अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं और कैंपस से सिर्फ 5 मिनट वॉक की दूरी पर ये एक रूम अपार्टमेंट ही इकलौता अवेलेबल था। इस अपार्टमेंट का डिपॉजिट था 5 मिलियन वन और रेंट था 500,000 वन। हालांकि बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन लोकेशन और कम किराए की वजह से ये जगह बेहद रेयर थी और मिलना लगभग नामुमकिन। ताइसू खुद को याद दिलाता है कि इस इलाके में ज्यादातर लोग उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नाम आता है, चामिया। वो सोचता है कि क्या वो रोज कम्यूट करती होगी। कल जो अचानक उससे मुलाकात हुई थी वही सीन उसके दिमाग में घूमने लगता है। वो उस पल को याद करता है। उसे ब्रॉडकास्ट रूम में बुलाया गया था। जैसे ही उसकी नजर मिया पर पड़ी वो पूरी तरह से शॉक हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये यहाँ क्यों है। उधर मिया भी उसे देखकर स्टिफ हो गई। उसे लगा कि ताइसू उसका पीछा कर रहा है। उसके चेहरे पर साफ डिस्गस्ट था। वो पैनिक में अपना फोन निकालती है और कॉप्स को कॉल करने की धमकी देती है, ये कहते हुए कि कोई सस्पिशियस आदमी आसपास घूम रहा है। ताइसू पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो हल्के से उसके सिर पर टैप करता है और पूछता है कि वो कैसी बकवास कर रही है। फिर वो शांति से उसे समझाता है कि वो भी उसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। ये सुनते ही मिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और जब उसे पता चलता है कि ताइसू मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में है तो वो और ज्यादा हैरान हो जाती है। ताइसू भी उतना ही शॉक्ड होता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो भी उसी डिपार्टमेंट में है। इसका मतलब टेक्निकली ये था कि वो उसकी जूनियर है, लेकिन मिया उसे कोल्ड टोन में रोक देती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो पहले ही कह चुकी है कि दोनों को स्ट्रेंजर्स की तरह रहना चाहिए और एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। ताइसू वहीं खड़ा रह जाता है, ये समझने की कोशिश करता हुआ कि वो इतनी नाराज क्यों है। वापस प्रेजेंट में ताइसू खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वो खुद से कहता है कि अब उसे इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ये सब सिर्फ बची खुची फीलिंग्स हैं। फिर भी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या पास में जो फैमिली शिफ्ट हो रही है वो मिया की हो सकती है। लेकिन वो तुरंत अपने सिर को झटक देता है, नहीं, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। उसी वक्त डोर बेल बजती है। जैसे ही ताइसू दरवाजा खोलता है वो वहीं जम जाता है। दरवाजे के सामने चामिया खड़ी होती है। उसके हाथ में केक की प्लेट होती है। वो मुस्कुराए हुए बताती है कि वो नेक्स्ट डोर में अभी अभी शिफ्ट हुई है और उम्मीद करती है कि दोनों अच्छे नेबर्स बनेंगे। ताइसू पूरी तरह से बिविल्डर्ड हो जाता है। मिया भी ऑकवर्ड होकर बोल देती है कि वो राइस केक लाई है। अचानक वो प्लेट को ताइसू के चेहरे के सामने पुश कर देती है। ताइसू कोई रिएक्शन नहीं देता। इस पर मिया फिर से उसे स्टॉकर कह देती है। ताइसू शांति से जवाब देता है कि दरवाजे पर वो खुद आई है। मिया सस्पिशियस होकर पूछती है कि क्या ये अपार्टमेंट उसके किसी दोस्त का है। वो जवाब देता है कि ये उसी का अपार्टमेंट है। फिर मिया पूछती है कि क्या वो जल्दी मूव आउट करने वाला है। ताइसू साफ कह देता है कि नहीं। ये सुनकर मिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो खुद को ब्लेम करती है कि सस्ता और स्कूल के पास होने की वजह से उसने जल्दी लीज साइन कर ली। कुछ देर बाद उसका टोन फिर शांत हो जाता है। वो कहती है कि सबसे अच्छा यही होगा कि दोनों एक दूसरे को इग्नोर करें। नेबर्स होते हुए भी ऐसे रहें जैसे एक दूसरे का कोई अस्तित्व ही न हो। ताइसू हड़बड़ाकर अग्री करता है और उसे माम कह देता है। अचानक मिया एक फायर एक्सटिंग्विशर उठा लेती है और बुदबुदाती है कि उसे कुछ ऐसा सुनाई दिया है जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। सिलेंडर देखकर ताइसू अनईजी हो जाता है और दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन मिया अपना पैर बीच में रखकर दरवाजा रोक लेती
देती है। तैसू पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो उसे याद दिलाता है कि उसी ने उसे मिस्टर कहा था। मिया इंसिस्ट करती है कि वो दरवाजा खोले ताकि वो बात कर सके। फ्रस्ट्रेशन में ताइसू बोल देता है कि वो दोनों सेम एज के हैं। नरेशन में वो सच एडमिट करता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिससे उसका 5 साल पहले ब्रेकअप हुआ था अब नेक्स्ट डोर में रहती है। उसका नाम मिया है। दरवाजा फिर से खुलता है। मिया उसे अक्यूज करती है कि वो अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। वो वार्न करती है कि अगर उसने कन्फेशन किया तो वो उसे हाफ किल कर देगी। तैसू का दिमाग पस्त में चला जाता है। लाइब्रेरी सनसेट, वो जगह जहाँ वो उसे सबसे ज्यादा देखा करता था, लेकिन अब उसे देखकर वो समझ नहीं पाता कि इतने सालों में वो इतनी बदल कैसे गई। उसकी आंखों में ऐसी नफरत क्यों है। उसे याद आता है प्रॉमिस उसने किया था और मिलने नहीं आई थी वो। डोरबेल फिर बजती है। कैमरा में वो मिया को देखता है, पूरी तरह भीगी हुई, कपड़े सोक्ड। वो दरवाजा खोलता है। मिया हेल्पलेस आवाज में पूछती है कि क्या उसे वाटर पाइप्स चेक करना आता है। पूरा फ्लोर फ्लडेड है। ताइसू जांच करता है और बताता है कि पाइप शायद ठंड की वजह से बर्स्ट हो गया है। वो लैंडलॉर्ड को कॉल करने को कहता है। मिया साई करती है और बताती है कि लैंडलॉर्ड फोन नहीं उठा रहा। वो कंप्लेंट करती है कि फर्स्ट डे पर ही ये सब हो गया। वो ठंड से कांप रही होती है। ताइसू को पास्ट की एक मेमोरी याद आती है। तैसू कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है। मिया ठंड से कांप रही होती है। उसके बालों से पानी टपक रहा होता है। वो बिना कुछ कहे अंदर जाता है और टॉवल्स निकालता है। मिया उसे घूरते हुए पूछती है, क्या देख रहे हो? ताइसू झेंपते हुए तुरंत नजर हटा लेता है और कहता है कि वो नहीं देख रहा था, लेकिन मिया उसकी बात नहीं मानती। वो एक क्लीनिंग स्टिक उठा लेती है और बोलती है कि अगर वो फिर से घूरा तो मारेगी। तभी तैसू की नजर उसके कपड़ों पर जाती है। गीले कपड़े अब धीरे धीरे सी थ्रू हो रहे होते हैं। वो पैनिक में एकदम से मुड़ जाता है। मिया ये देखकर हंसने लगती है। वो अजीब अजीब फेसेस बनाकर उसे टीज करती है और कहती है, इस टाइम पर भी तुम्हारे दिमाग में वियर्ड थॉट्स आ रहे हैं? ताइसू लाल होते हुए चिल्लाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिया उसे और कॉर्नर करती है, पूछती है कि फिर क्या है। पूरी तरह फंसकर ताइसू आखिरकार बोल देता है, मैं बस तुम्हें ठंड लग जाएगी इसकी चिंता कर रहा हूँ। ये सुनते ही मिया कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखों में हल्का सा शॉक होता है। खुद को संभालते हुए ताइसू उसका कॉलर हल्के से पकड़ता है और कहता है कि अंदर चलो। वो उसे टॉवल देता है और बोलता है कि जब तक लैंडलॉर्ड आए वो यहीं रहे। मिया तुरंत उसे झटक देती है और बोलती है कि वो उसके अपार्टमेंट में नहीं रहेगी। वो स्टिक से मारने लगती है जब तक कि खुद शांत नहीं हो जाती। आखिरकार वो मान जाती है, लेकिन साफ कहती है कि वो उस पर कोई एहसान नहीं रखेगी। वो नहीं चाहती कि उसके बीच कोई और इन्वॉल्वमेंट हो। वो अपने रूम में जाती है और उसे कहती है कि अगर वो नहीं चाहता कि उसका वीकेंड खराब हो तो जाकर सो जाए। ताइसू पूछता है कि पाइप बंद होने के बाद क्या वो ठीक रहेगी। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, ठंड से फिर कांप जाती है। ताइसू बताता है कि बॉयलर भी बंद हो जाएगा, इसका मतलब कोई हीट नहीं रहेगी। मिया जिद्दी होकर बोलती है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ विंटर है। ताइसू मन ही मन बोलता है, अब भी उतनी ही स्टबर्न है। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद वो एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो 1101 के हिसाब से उसके रूम में रह सकती है ताकि वार्म रह सके। अगर पसंद न आए तो भूल जाए। मिया उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगी। सीन शिफ्ट होता है। अब ताइसू अपने ही अपार्टमेंट के बाहर खड़ा सोच रहा होता है कि क्या ये सब ठीक है। उसका इरादा सिर्फ इतना था कि वो सूख जाए और गर्म रहे, लेकिन मिया ने शावर यूज करने के लिए एक्स्ट्रा 3001 दे दिए। वो बाथरूम में नहा रही होती है और ताइसू हॉलवे में ऑकवर्डली खड़ा होता है। अजीब सा फीलिंग होता है। कुछ देर पहले तक वो उसे मारने को तैयार थी और अब वो बिल्कुल डिफेंसलेस है। उसके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बस एक अनईजी फीलिंग, जैसे वो कुछ बहुत जरूरी चीज भूल रहा हो। उसी समय 2 क्लासमेट्स ड्रिंक्स लेकर आ जाते हैं। वो फ्लड के बारे में पूछते हैं और टीज करते हैं कि वो प्लान से 10 मिनट्स पहले क्यों आ गया। तभी तैसू को जोर का झटका लगता है। वो पूरी तरह भूल चुका था कि आज मिलने का प्लान था। वो चुप रहता है और उनकी बातें सुनता है। वो इस जगह को लास्ट ट्रेन गार्डियन कहते हैं, उनका फेवरेट हैंगआउट स्पॉट। फिर उनमें से एक नोटिस करता है कि नेक्स्ट रूम से पानी लीक हो रहा है। वो कहता है कि शायद पाइप उधर बर्स्ट हुआ है। दूसरा बोलता है कि नाहयान खास तौर पर वरीड थी, इसलिए वो लोग आए। ये सुनकर और मिया के रूम की तरफ देखते ही तैसू पैनिक कर जाता है। अगर वो लोग अंदर घुस गए और मिया को देख लिया तो सब खत्म। सिचुएशन संभालने के लिए वो तुरंत सजेस्ट करता है कि बाहर चलकर ड्रिंक करते हैं। वो नर्वस होकर बोलता है कि उसका अपार्टमेंट मेस है, इसलिए वो ट्रीट देगा। दोनों शॉक हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उसने सिर पर चोट खा ली है। वो उसके चीक्स खींचते हैं और बोलते हैं कि शायद वो एलियन है। अनोय होकर ताइसू पूछता है कि जाना है या नहीं। खुशी खुशी वो अग्री कर जाते हैं। हंसते हुए कहते हैं कि शायद जिंदगी में फिर कभी उसे ट्रीट देते नहीं देखेंगे। तैसू राहत की सांस लेता है। वो सोचता है कि जल्दी साफ करके ज्वाइन कर लेगा, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है। मिया बाहर आती है और कैजुअली बोलती है, मैं नहा चुकी हूँ। तैसू के पूरे शरीर में डर दौड़ जाता है। मिया उसकी क्लासमेट्स को देखकर पूछती है कि ये कौन है। दोनों लड़के पूरी तरह फ्रीज हो जाते हैं। एक लड़की जो नहाकर उसके रूम से बाहर आई है, एग्जैक्टली वही होता है जिसका ताइसू को
डर था। वो उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि इतनी प्रिटी लड़की उसके रूम से क्यों निकल रही है। एक तो ये तक बोल देता है कि वो किसी इनोसेंट लड़की को बिगाड़ रहा है। पैनिक में ताइसू मिया के कंधे पर हाथ रखकर चिल्ला देता है, ये मेरी छोटी बहन है। मिया शॉक में उसे देखती है, लेकिन उसके क्लासमेट्स यकीन नहीं करते। वो बोलते हैं, इतनी क्लासी लड़की इस शाबी आदमी की बहन हो ही नहीं सकती। मिया धीरे से पूछती है कि सिस्टर वाला एक्सक्यूज क्या है। ताइसू उसे चुप रहने का इशारा करता है और फुसफुसाकर कहता है कि अगर वो और ड्रामा नहीं चाहती तो साथ दे। वो समझाता है कि ये उसके डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं। रिलक्टेंटली मिया मान जाती है और कंफर्म कर देती है कि वो उसकी सिस्टर है। उसकी क्यूट एक्टिंग देखकर दोनों लड़के तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। तभी दीवार की तरफ से एक जोर की आवाज आती है। एक और लड़की आती है, हंसते हुए पूछती है कि उसने ये पहले क्यों नहीं सुना। दोनों फिर शॉक में। ये लड़की है नाहयान, 21 साल की, उसके होम टाउन से उसकी जूनियर, जो पिछले 10 सालों से उससे सीक्रेटली प्यार करती है। सीन अगली सुबह यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होता है। यान सीधा तैसू को कॉर्नर कर लेती है और शार्प क्वेश्चन से ग्रिल करना शुरू कर देती है। वो डिमांड करती है कि क्या उसने सच में मिया को अपनी छोटी बहन बताया था या फिर बस सिचुएशन कवर करने के लिए स्टोरी बना दी थी। ताइसू बिल्कुल काम और स्टेडी रहता है। वो फर्मली इंसिस्ट करता है कि उसने सच ही बोला था। यान और प्रेस करती है। वो पूछती है कि क्या उनके बीच एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं हुआ। कैजुअल टोन में ताइसू रिपीट करता है कि कुछ नहीं हुआ। उनके आसपास दूसरे स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगते हैं। कुछ स्पेकुलेट करते हैं कि क्या ये दोनों सीक्रेटली डेटिंग कर रहे हैं। ताइसू के थॉट्स वापस उस बर्स्ट पाइप वाले मेस में चले जाते हैं। लकीली लैंडलॉर्ड बाद में आ गया था और उसने सब हैंडल कर लिया, वरना सिचुएशन और खराब हो सकती थी। यान मीनवाइल खुद को याद दिलाती है कि ताइसू उस टाइप का इंसान नहीं है जो उससे झूठ बोले। वो एडमिट करती है कि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन क्योंकि सामने ताइसू है, वो चूज करती है कि उस पर भरोसा करे। वो खुद से बड़बड़ाती है कि अगर ये मानी या योंग हानि होते तो शायद वो डाउट करती, लेकिन ताइसू अलग है। उसे वो बहुत लंबे टाइम से जानती है। ताइसू क्वाइटली रिफ्लेक्ट करता है कि यान सिर्फ यूनिवर्सिटी जूनियर नहीं है, बल्कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, जिसे वो पिछले 10 सालों से जानता है। वो 4 सिबलिंग्स में सबसे छोटी है, 3 भाई और 1 बहन, और पूरा फैमिली उसके नेबरहुड के बड़े टाइक्वांडो स्टूडियो से जुड़ा हुआ है। हायान लिटरली फाइटिंग के बीच बड़ी हुई है। साइज में छोटी होने के बावजूद उसके अंदर नेचुरल टैलेंट था। 6th ग्रेड तक आते आते वो लोकल लेजेंड बन चुकी थी। काउंटलेस फाइट्स के लिए जानी जाती थी। लोगों ने उसे निकनेम भी दिया था, वंगजंग डोंग की क्रेजी चिवावा। कोरियन में शॉर्ट होकर वो नाम बन गया डोकी। जब वो स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ जा रहे होते हैं, हायान एक ज्यादा सीरियस टॉपिक उठाती है। वो मिया के बारे में पूछती है, पॉइंटिंग आउट करती है कि वो डेफिनेटली चमिया ही है। तैसू भौहें सिकोड़ लेता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। यान एक्सप्लेन करती है कि मिया बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी वाइब, उसकी ऑरा। ये मानना मुश्किल है कि वो वही इंसान है जो पहले थी। ताइसू उसे ब्रश ऑफ करने की कोशिश करता है, कहता है कि शायद वो बस ग्रो अप हो गई हो, लेकिन ह्यान कन्विंस नहीं होती। वो इंसिस्ट करती है कि ये एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं है। वो कहती है कि लड़की सिर्फ वेगली सिमिलर लगती है, जैसे वो किसी टोटली डिफरेंट पर्सन को देख रही हो। फिर ह्यान असली सवाल पूछती है, मिया बिना कुछ बताए अचानक गायब क्यों हो गई थी और अब अचानक वापस क्यों आई। वो उसे याद दिलाती है कि उसकी सडन डिसअपीयरेंस की वजह से तैसू को कितना कुछ झेलना पड़ा था। उसी मोमेंट एक और लड़की रूम में एंटर करती है और इंटरप्ट करते हुए पूछती है, कौन बिना कुछ कहे गायब हो गया था। ह्यान चौंकते हुए उसे ग्रीट करती है, हियू सुनबे। ये है सॉन हियू, 24 साल की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, और वही लड़की जिस पर ताइसू सीक्रेटली क्रश रखता है। हियू दोनों को वार्मली ग्रीट करती है और थैंक्स कहती है कि वो इतनी सुबह हेल्प करने आ गए, इवन दो वो काउंसिल का हिस्सा नहीं है। वो एक्सप्लेन करती है कि डिपार्टमेंट एमटी की प्रिपरेशंस की वजह से स्टाफ शॉर्ट है। आयन कॉन्फिडेंटली रियश्योर करती है कि उसे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो ताइसू की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो भी ठीक है, कहीं पार्ट टाइम जॉब्स की वजह से बिजी तो नहीं। अपनी क्रश को सामने देखकर ताइसू का दिल तेज धड़कने लगता है। वो जल्दी से रिप्लाई करता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये भी ऐड कर देता है कि उसने ओवरलैपिंग जॉब्स छोड़ दी हैं ताकि टाइम निकाल सके। हायू सरप्राइज होकर पूछती है कि क्या वो सच में इतना कर सकता है। ताइसू उसे रियश्योर करता है कि वरी करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि उसने रिसेंटली एक्स्ट्रा इनकम अर्न की है। रिलीव्ड होकर हायू स्माइल करती है और इसे गुड न्यूज कहती है। उसकी प्रेजेंस से फायर्ड अप होकर ताइसू बोल देता है कि वो बस उसे बता दे कि क्या करना है। ये सब देखकर हायान पाउट करती है। उसे अनॉयंस होती है कि वो सिर्फ हायू के सामने ही ऐसा एक्ट करता है। तीनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। हायू क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती है, कौन सा सामान कहाँ रखना है और क्या मूव करना है। काम करते करते ताइसू अपने मन में सोन हियू के बारे में सोचता है, 1 साल सीनियर और वही लड़की जिसे वो सीक्रेटली पसंद करता है। अचानक मंकी और यांगा आ जाते हैं। वो उसके चीक्स खींचते हैं और टीज करते हैं। मंकी स्मर्क करते हुए कहता है कि ये शॉकिंग है कि ताइसू ने सच में पार्ट टाइम जॉब्स छोड़ दी। यांगा मॉक करता है कि वो हमेशा अनपेड वर्क से मना करता था। ताइसू सोचता है कि ये दोनों उसके सैक्रिफाइसेस के बारे में कभी नहीं जानने चाहिए, लेकिन यांगा नोइंगली स्मर्क करता है और कहता है कि उन्हें पहले से सब पता है।
वो जोक करता है कि जरूर किसी लड़की का चक्कर होगा। एम्बैरेस्ड होकर ताइसू का चेहरा लाल हो जाता है। यांगा टीजिंग जारी रखता है, कहता है कि इस साल के फ्रेशर्स इंसेन हैं, लुक्स, बैकग्राउंड सब नेक्स्ट लेवल। मंकी ऐड करता है कि कल ताइसू जिस लड़की को लाया था वो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रही थी। यांगा अग्री करता है और बोलता है कि वो उसकी फ्यूचर वाइफ है। फिर उसे याद आता है कि कल तैसू ह्यान के साथ भी था। उसी समय ह्यान बीच में आ जाती है और दोनों को पीछे खींच लेती है। वो इरिटेशन छुपाते हुए फोर्स स्माइल के साथ फर्मली उन्हें वापस काम पर भेज देती है। थोड़ी देर में सारा काम स्मूथली खत्म हो जाता है। हायू स्माइल करते हुए अनाउंस करती है कि आज का काम पूरा हो गया है। वो सबको थैंक करती है और बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स 7 बजे फ्रंट गेट पर गैदर हों, बाकी लोग 8 बजे आएं। वो खास तौर पर तैसू और हैन को थैंक करती है कि काउंसिल में न होने के बावजूद वो जल्दी आ गए। प्लेफुल विंक के साथ वो ऐड करती है कि एमटी के बाद ड्रिंक्स ऑन हर होंगी तो स्किप मत करना। एक्साइटेड होकर ताइसू डिक्लेयर करता है कि अगर कार एक्सीडेंट भी हो गया तो भी वो आएगा। यान उसे देखते हुए फ्रस्ट्रेशन और डिस्गस्ट फील करती है। वो ऑकवर्डली बड़बड़ाती है कि उसे इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। शाम को ताइसू अपने फ्लैट लौटता है। दरवाजा खोलते हुए वो मिया की सडन रिटर्न के बारे में सोचता है। वो खुद से एडमिट करता है कि ये कहना झूठ होगा कि वो शेकन नहीं है, लेकिन वो खुद को याद दिलाता है कि उसके लिए हायू सनबे सबसे इम्पोर्टेंट है। चमिया वापस आने के बावजूद उसका फोकस उसी पर है। उसी मोमेंट मिया सामने से गुजरती है। दोनों एक दूसरे को देखकर फ्रीज हो जाते हैं। तैसू की नजर उसके हाथ में स्नैक्स की ह्यूज पाइल पर जाती है। वो रिमार्क करता है कि इतना खाएगी तो मोटी हो जाएगी। एम्बैरेस्ड होकर मिया स्नैप करती है और पूछती है कि उसे क्यों फर्क पड़ता है। वो कहती है कि वो जो चाहे खा सकती है और ये भी क्लैरिफाई करती है कि ये सब सिर्फ उसके लिए नहीं है। वो प्लान कर रही है कि कल एमटी बस में शेयर करेगी। ताइसू स्कॉफ करता है और उसके बिहेवियर की तुलना ग्रेड स्कूलर से करता है। वो रिमाइंड करता है कि क्लब फंड से स्नैक्स पहले ही खरीदे जा चुके हैं। मिया सरप्राइज होकर रुक जाती है और पूछती है कि क्या वो भी एमटी जा रहा है। वो कंफर्म करता है। वो डिसबिलीफ में फिर पूछती है और वो दोबारा कंफर्म करता है। मिया प्लीड करती है कि वो एमटी मत जाए। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उसका फर्स्ट एमटी रूइन करे। वो एक्सप्लेन करती है कि वो सीनियर होकर ऑलरेडी बहुत एमटीएस में जा चुका है तो एक स्किप कर सकता है, लेकिन उसके लिए फ्रेशमैन होने के नाते ये उसका पहला एमटी है और वो इसे स्पेशल चाहती है। ताइसू आगे बढ़ता है और कहता है कि जब बात चल ही रही है तो उसके पास भी एक सवाल है। वो डिमांड करता है कि उसे इतना अनॉय आखिर क्या करता है, उसने ऐसा क्या किया जो इतना गलत था। वो रिमाइंड करता है कि प्रॉमिस तो उसने ही तोड़ा था। मिया का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो कोल्ड टोन में एडमिट करती है कि हाँ, गलती उसी की थी। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे पहले ही कहा था कि वो ऐसे एक्ट न करे जैसे वो उसे जानता हो। इतना कहकर वो चली जाती है। तैसू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो जवाब नहीं देती। वहाँ अकेला खड़ा वो गुस्से में सोचता है कि जब भी वो मिलते हैं सब कुछ हमेशा ऐसे ही क्यों हो जाता है। सीन आगे शिफ्ट होता है। एमटी का दिन आखिरकार आ जाता है। ईयू ग्रुप को एक्सप्लेन करती है कि लास्ट मिनट में बहुत ज्यादा लोग साइन अप कर गए जिसकी वजह से बस में जगह नहीं बची, इसलिए 2 लोगों को उसकी कार में जाना होगा और वो 2 लोग निकलते हैं, ताइसू और मिया। एम्बैरेस्ड होकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्लियरली अनकंफर्टेबल। बस के अंदर सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर ऑलरेडी सेटल हो चुके थे। यान चुपचाप बैठी थी लेकिन उसकी फ्रेंड थोड़ी पास आकर पूछती है, क्या हुआ, तू इतनी साइलेंट क्यों है। हयान कैजुअली टालने की कोशिश करती है, बोलती है कुछ नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेंड टीजिंग टोन में हंसते हुए कहती है कि अपने हस्बैंड को नहीं देख पा रही इसलिए रेस्टलेस हो रही है। जैसे ही ताइसू का नाम आता है यान का फेस एकदम रेड हो जाता है। शॉक और एम्बैरेसमेंट के बीच वो हड़बड़ाते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग वैसे नहीं हैं। उसकी फ्रेंड मुस्कुराती है, क्लियरली मजा लेते हुए, अरे मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वो कोई रैंडम नहीं है, तुम उसे बहुत टाइम से जानती हो। फिर कैजुअली ऐड करती है, वैसे भी ताइसू बस में है ही नहीं, वो हियू सनबे के साथ कार में जा रहा है। ये सुनते ही हान को जैसे झटका लगता है। वो नर्वस होकर पूछती है, सच में। फ्रेंड सिर हिलाकर बोलती है, हाँ, और एक और फ्रेशमैन भी उसी कार में है, नाम है मिया। जैसे ही मिया का नाम आता है हान का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। उधर हियू की कार के अंदर ताइसू और मिया बैठे होते हैं। हियू पूछती है, सब रेडी है ना, कुछ भूले तो नहीं। मिया बोलती है कि वो फाइन है। ताइसू भी सेम रिप्लाई देता है। तभी मिया उसकी तरफ देखती है और उसे सनबे कहकर बुलाती है, उसकी तरफ क्यूरियस नजरों से देखते हुए। ताइसू उस समय हेलमेट पहने होता है। कामली एक्सप्लेन करता है, सेफ्टी के लिए है, और एक हेलमेट मिया की तरफ बढ़ा देता है, लाइफ प्रेशियस होती है। मिया कंफ्यूज्ड होकर उसे घूरती है, नॉर्मल कार राइड के लिए हेलमेट। ताइसू हल्की आवाज में बुदबुदाता है, अगर बम्पर कार्स होती तब हेलमेट की जरूरत नहीं पड़ती। मिया और भी कंफ्यूज हो जाती है। फिर हायू कार चला देती है। उसकी रेकलेस ड्राइविंग मिया को पूरी तरह हिला देती है। वो सीट पकड़कर बैठी रहती है जब तक कि वो लोग फाइनली डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाते। पहुंचते ही मिया ऑलमोस्ट कोलैप्स होकर बेंच पर बैठ जाती है, आधी मरी हुई हालत में। उसका पूरा बॉडी वीक लग रहा होता है। वो ताइसू की तरफ देखती है और फेंट वॉइस में पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ। ताइसू उसे कैंड कॉफी देता है और पूछता है, तू ऐसे एक्ट क्यों कर रही है जैसे दूसरी दुनिया देख आई हो। मिया बोलती है, मुझे सच में लगा ग्रिम रीपर लेने आ गया था। ताइसू बोलता है, अब समझ आया क्यों सारे सीनियर्स बस के लिए भाग रहे थे। सेकंड ईयर और ऊपर वालों को हायू सनबे की ड्राइविंग के बारे में ऑलरेडी
एग्जैक्टली पता है। मिया मानती है। मुझे इससे भी ज्यादा शॉक ये लगा कि एफ एक रेसर की तरह ड्राइव करने के बाद भी कार पर एक स्क्रैच तक नहीं है। फिर वो सस्पिशियस होकर ताइसू को देखती है। तो मुझे कॉफी क्यों दे रहा है? ताइसू बोलता है मेरी नहीं है, ह्यू संबे ने दी है। मिया आईब्रो उठाकर पूछती है सच में? फिर बोलती है ठीक है, थैंक्स बोल देना, लेकिन मुझे कॉफी पसंद नहीं है। ताइसू रुक जाता है। उसे अजीब लगता है। उसके दिमाग में मेमोरी फ्लैश होती है, कैसे पहले मिया उसके लाए हर कॉफी को बिना सोचे पी लिया करती थी। प्रेजेंट में वो बुदबुदाता है, अजीब है, मुझे क्यों लगा तू कॉफी पसंद करती है? हम तो हमेशा पार्क में साथ कॉफी पीते थे। मिया उसे बीच में रोक देती है। शायद तुम किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हो सकता है तब पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे वो मोमेंट्स याद भी नहीं है। इतना बोलकर वो बेंच से उठती है। सीधे उसकी आंखों में देखकर बोलती है मैं पास्ट की यूजलेस मेमोरीज में फंसना नहीं चाहती। तुम सबसे ज्यादा जानते हो कि उस टाइम मेरी लाइफ कितनी मुश्किल थी, और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ वो सब मेमोरीज वापस आ जाती हैं और मैं टूट जाती हूँ। फिर धीरे से बोलती है फिर भी फेट ने हमें दोबारा टकरा दिया। सेम यूनिवर्सिटी, सेम डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि नेबर्स भी। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे जानो ही मत। वो झुककर बोलती है बस मुझे एक नॉर्मल जूनियर की तरह ट्रीट करो। अब तक जो हार्श बातें मैंने कही उन्हें वापस लेती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। ताइसू अकेला बैठा रह जाता है, साइलेंस में सब प्रोसेस करता हुआ। वो खुद से मानता है मिया ने उसे रिजेक्ट किया है, गुस्से से नहीं बल्कि सबसे पोलाइट और फाइनल तरीके से। जो मिया वो जानता था वो अब नहीं रही। वो सोचता है अगर उसने शुरू से स्ट्रेंजर की तरह बिहेव किया होता तो शायद सब आसान होता। तभी हायू आ जाती है और पूछती है तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ताइसू चौंक कर बोलता है क्लाउड्स देख रहा था। हायू थोड़ा हेड टिल्ट करके पूछती है क्या वो सच में फन है? थोड़ी देर बाद ताइसू खुद से मानता है नहीं, फन तो नहीं था। फिर उसके दिमाग में मिया की बातें घूमने लगती हैं। वो सोचता है लोग कहते हैं 10 साल में पहाड़ बदल जाते हैं, तो 5 साल एक इंसान को पूरी तरह बदलने के लिए काफी हैं। उनके साथ बिताए समय से ज्यादा उनके अलग रहने का गैप बहुत बड़ा था। सीन शिफ्ट होता है। हियू फोन पर सुबिन से बात कर रही होती है और ताइसू उसे देखते हुए खोया रहता है। वो नोटिस कर लेती है और पूछती है क्या हुआ? उसकी सॉफ्ट वॉइस से ताइसू का दिल तेज धड़कने लगता है। वो हल्का ब्लश करता है और बोलता है एमटी के लिए जगह बहुत अच्छी चुनी है। हियू मुस्कुराकर बताती है ग्रेजुएशन से पहले लास्ट गैदरिंग है, इसलिए हमने बहुत सोचा। ये सुनकर ताइसू सोचता है ये एग्जैक्टली वही बातें हैं जो एक परफेक्ट संडे बोलेगी। उसके अंदर रिजॉल्व बनता है। ग्रेजुएशन से पहले वो हायू को कन्फेस करेगा। मिया के वापस आने के बावजूद उसका डिसीजन नहीं डगमगाता। तभी मिया वापस आती है पूरा गेम कॉस्प्ले आउटफिट पहने हुए, हेलमेट और हॉकी स्टिक के साथ। वो बोलती है रेडी? मैं पूरी तरह सेट हूँ। ताइसू को उसका लुक अजीब लगता है, लेकिन हियू हंसते हुए बोलती है फ्रेशमैन फनी है। हियू ताइसू से पूछती है मेरी ड्राइविंग इतनी स्केरी थी क्या? बिना सोचे ताइसू हेलमेट वापस पहन लेता है। बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट होता है। मिया थकी हुई बैठी होती है। चारों तरफ लड़कियां पूछ रही होती हैं क्या हुआ। एक बोलती है ये इस साल की अनलकी पैसेंजर थी हियू संबे की कार की। दूसरी जोड़ती है सिर्फ ताइसू ही है जो उस राइड से नॉर्मल निकलता है। तभी ताइसू के शोल्डर पर टैप होता है। वो मुड़ता है। एक फ्रेशमैन खड़ी होती है। एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास थोड़ा टाइम है? वो है शिन दबिन, 20 साल की, नई नई यूनिवर्सिटी में आई हुई। सीन आगे बढ़ता है। सबके सामने खड़े होकर वो वाइड स्माइल के साथ अनाउंस करता है कि इस साल की फ्रेशमैन ओरिएंटेशन ऑफिशियली फिनिश हो चुकी है। उसकी चीयरफुल वॉइस पूरे हॉल में गूंजती है जब वो रात के नेक्स्ट पार्ट का इंट्रो देती है, कैजुअल हैंग आउट विद ड्रिंक्स। वो एक्सप्लेन करती है कि ऑर्गेनाइजर्स ने पहले से ही सबको ग्रुप्स ऑफ 6 में डिवाइड कर दिया है, जहां अपर क्लासमैन और फ्रेशमैन मिक्स होंगे ताकि हर कोई आराम से बात कर सके और एंजॉय करे। हाथ ऊपर उठाकर वो लाउड वॉइस में बोलती है माइटी मेडिक के नाम पे चीयर्स। पूरा हॉल आवाजों से गूंज उठता है। सब अपने कप्स ऊपर उठाते हैं और एक साथ शाउट करते हैं। हंसी मजाक के साथ पार्टी ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। तभी अचानक मिया आगे आती है। थोड़ी हेजिटेंट होकर पूछती है कि क्या वो ग्रुप चेंज कर सकती है। पास खड़ी हायू फर्मली जवाब देती है ग्रुप्स में चेंज सिर्फ हर 1 घंटे में अलाउड है। उधर ताइसू चुपचाप सोचता है कि ये अजीब ग्रुप्स आखिर डिसाइड कैसे हुए। बाकियों के मुकाबले उसका ग्रुप ऑडली अनबैलेंस्ड लगता है। बहुत ज्यादा गर्ल्स, ऑलमोस्ट अनकंफर्टेबल लेवल तक। ये सोचकर उसे अजीब सा अनईजी फीलिंग आता है। हॉल के दूसरी तरफ कुछ मेल स्टूडेंट्स उसे घूर रहे होते हैं। जेलसी साफ दिख रही होती है। दांत पीसते हुए बुदबुदाते हैं कि सारी प्रिटी गर्ल्स इसी के आसपास क्यों हैं। उनकी नजरों को महसूस करके ताइसू अंदर ही अंदर साई करता है। तभी डाबिन अपना जूस उठाती है और हल्के से उसके कप से टैप करती है। वो प्लेफुल विंक देती है और थोड़ा क्लोजर लीन करती है। ये बोल्ड मूव हायान देख लेती है। उसका फेस इंस्टेंटली स्टिफ हो जाता है। प्योर जेलसी। पीछे ना रहने के लिए वो जल्दी से अपना ड्रिंक उठाती है और स्टिफ सा चीयर्स करती है। अब ताइसू दोनों के बीच फंसा हुआ महसूस करता है। उसकी नजर मिया की तरफ जाती है जो चुपचाप ड्रिंक सिप कर रही होती है। मिया नोटिस करती है और पूछती है हर बार पीने से पहले चीयर्स करना जरूरी है क्या? ताइसू जवाब देता है जरूरी तो नहीं है, लेकिन पीते हुए वो खुद से एडमिट करता है ये एमटी पहले ही टायरिंग लगने लगी है। इस साल का एमटी अनयूजुअली क्राउडेड है। रीजन सिंपल है, इन्फ्लुएंसर फ्रेशमैन ट्रियो डाबिन, यानजी और यिनवू। यानजी एक स्टडी व्लॉगर और लाइव स्ट्रीमर है। 9th ग्रेड से स्ट्रीमिंग कर रही है और उसके लगभग 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं। यिनवू, जिसने एग्जाम रीअटेम्प्ट
करके एंट्री ली थी, एक हॉरर रेडियो चैनल चलाती है। उसकी पेल स्किन और हस्की वॉइस ने उसे नीश में फेमस बना दिया है। जहाँ तक दाबिन की बात है, ताइसू रियलाइज करता है कि वो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्यूरियस होकर पूछता है। यानजी सरप्राइज्ड होकर पूछती है, तुम्हें सच में नहीं पता? ताइसू ब्लिंक करता है, क्या उसे पता होना चाहिए था? यानजी एक्सप्लेन करती है कि दाबिन ही डाबिन्स फंडे के पीछे की क्रिएटर है, एक पॉपुलर वैरायटी गेमिंग चैनल लगभग 320,000 सब्सक्राइबर्स के साथ। वो उसकी तारीफ करती है, ग्रेट गेमर, ग्रेट स्ट्रीमर। एम्बैरेस्ड होकर डाबिन हाथ हिलाकर टाल देती है, कुछ खास, बस गेम्स में थोड़ी डिसेंट हूँ। लेकिन ताइसू को लगता है तीनों में सबसे फेमस वही है। उसे याद आता है कि हायू सनबे ने कहा था कि इस साल बहुत फेमस फ्रेशमैन है, इसीलिए उसने उन्हें उसके ग्रुप में डाला था, सेफेस्ट चॉइस कहकर। अब उसे मैसेज का मतलब समझ आता है, बस ये नहीं समझ आता कि वो उसे सेफ क्यों मानती है। डबिन पूछती है, तुम गेम्स खेलते हो? ताइसू जवाब देता है, कभी कभी। जब डबिन कैजुअली उसे ओपा बुलाती है, क्यान अंदर ही अंदर जल जाती है। उसी समय ताइसू को दूसरे लड़कों की शार्प ग्लेयर्स दिखती हैं, साफ फ्रस्ट्रेशन की सारी प्रिटी गर्ल्स उसके आसपास क्यों हैं। वो सोचता है यही जेलसी एक्सप्लेन करती है कि इतना क्राउड एम्प्टी में क्यों आया। तभी डबिन एक्साइटेड होकर ग्रुप स्टोरी गेम का जिक्र करती है। ताइसू शॉक्ड होता है कि वो भी वही गेम खेलती है। डबिन बताती है कि वो एलिमेंट्री स्कूल से खेल रही है। वो पूछती, विच सर्वर? ताइसू जवाब देता है, सुंडुकू सर्वर। डबिन की आंखें चमक उठती हैं, सेम सर्वर। शॉक्ड होकर ताइसू मिया की तरफ देखता है, तू भी उसी सर्वर पर थी? मिया फ्रीज हो जाती है, जल्दी से जूस गटकती है और नर्वस होकर बोलती है, क्या सर्विंग रेस्टोरेंट वाली? अंदर ही अंदर वो खुद को याद दिलाती है, उन्हें स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करना है। तभी डाबिन सर्वर की एक नोटोरियस स्टोरी बताती है। वो कहती है, एक फेमस गोल्ड फार्मर था, हन योंग डोंग हन ताइसू, पूरा ट्रबल मेकर। ताइसू कामली एडमिट करता है, वो मैं ही था। डाबिन उसे घूरती है। प्रोसेस करने के बाद वो बाथरूम जाने का एक्सक्यूज लेकर चली जाती है। सिंक पर हाथ धोते हुए वो बुदबुदाती है, मुझे शुरू से शक था। यिनवू पास खड़ी होती है और बोलती है, स्कूल योंगडोंग में है, नाम ताइसू है, अगर वो नहीं होता तो ज्यादा अजीब होता। वो पूछती है कि डाबिन उसे इतना ढूंढ क्यों रही थी। टीथ ग्राइंड करते हुए डाबिन रीजन बताती है, गेम में उसकी मास्टर फॉरेन पावर एंजल उस इडियट की वजह से फोर्स्ड क्विट कर दी गई थी। कॉम्पेंसेशन मनी, ट्रबल, सब उसी की वजह से। जाने से पहले मास्टर ने डाबिन से कहा था, गिल्ड का फ्यूचर संभालना। सिंक पर हाथ पटकते हुए डाबिन गुस्से से फुसफुसाती है, सब उसी की गलती है। यिनवू पूछती है, तो रिवेंज? डाबिन स्लाई ग्रिन देती है, रिवेंज नहीं, सेड्यूस करूंगी। यिनवू शॉक्ड हो जाती है। डाबिन कॉन्फिडेंटली बोलती है, मैं कभी फेल नहीं हुई जब डिसाइड कर लेती हूँ। नरेशन कट होता है, स्कूल लाइफ आगे बढ़ती है, सीनियर और जूनियर बनकर दोबारा मिले, लेकिन रियलिटी में बिटर एनिमीज। सेम स्कूल सेम स्पेस। धीरे धीरे फीलिंग स्टर होने लगती हैं। पीक पर पहुंचते ही डाबिन अपना ट्रू एम रिवील करती है। जूस कैन पैर के नीचे क्रश करते हुए बोलती है, जिस पल वो कन्फेस करेगा मैं उसे कुचल दूंगी, यही मेरी मास्टर का परफेक्ट रिवेंज होगा। यिनवू हंसकर बोलती है, तुम्हारा दिमाग फ्लावर गार्डन जैसा है, लेकिन क्यूट है। बाथरूम से बाहर निकलते हुए डाबिन ठंड से कांपती है, कंप्लेनिंग करती है कि इतने लोगों के लिए सिर्फ 2 बाथरूम्स क्यों हैं? आउटडोर बाथरूम यूज करने का मन ही नहीं था, बहुत ठंड है, भीड़ का ही नतीजा है। वो बुदबुदाती है, तभी वो किसी से टकरा जाती है। सिर उठाकर देखती है, 3 बड़े बड़े आदमी। वो उसे ऊपर से नीचे देखते हैं, क्यूट है, पहले भी देखा है। सीन शिफ्ट होता है, यिनवू दौड़ते हुए आती है, बताती है कि डाबिन यूनिवर्सिटी रेसलिंग टीम से घिर चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं बनी। सिचुएशन फैन साइनिंग इवेंट में बदल गई है। कोई बोलता है ये तो साइनिंग इवेंट है, भीड़ एक्साइटेड हो जाती है और लोग भी रश करने लगते हैं। यू जल्दी से शाउट करती है, ताइसू अंदर संभालो, हायान मेरी हेल्प करो। हायान तुरंत अग्री कर लेती है। ताइसू हेजिटेट करता है, मैं बाहर हेल्प करूं? जैसे ही वो आगे बढ़ता है, मिया पीछे से उसका शर्ट पकड़ लेती है, अर्जेंट आवाज में बोलती है, बाहर मत जाओ, गर्ल्स डॉम में प्रॉब्लम है। वे दोनों डॉम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, ताइसू अचानक रुक जाता है। उसके मन में हेजिटेशन होता है कि क्या उसे गर्ल्स डॉम के अंदर जाना भी अलाउड है या नहीं, लेकिन मिया उसे रुकने नहीं देती। सख्त आवाज में बोलती है कि उन्हें खुद ही जाकर चेक करना होगा। ताइसू पूछने की कोशिश करता है कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन मिया बिना जवाब दिए एक चार्जिंग आउटलेट की तरफ इशारा करती है और जल्दी जल्दी अपने फोन पर कुछ टाइप करती है। वो समझाती है कि ये सिर्फ आउटलेट नहीं है, असल में ये एक हिडन कैमरा है। ये सुनते ही ताइसू फ्रीज हो जाता है। उसके मुंह से एक हल्की सी चौंकने वाली आवाज निकल जाती है, लेकिन मिया तुरंत उसे चुप कराती है। साफ दिख रहा था कि वो इरिटेट हो चुकी है। थोड़ा दूर हटते हुए ताइसू क्यूरियोसिटी से पूछता है कि उसे ये सब नोटिस कैसे हुआ। मिया रुक जाती है, पहले समझ नहीं पाती कि वो क्या पूछ रहा है। फिर ताइसू क्लैरिफाई करता है कि वो आउटलेट कैमरा की बात कर रहा है, ये बताते हुए कि आम लोग ऐसी चीजें देखकर भी पहचान नहीं पाते। मिया जवाब देती है कि उसने पहले भी कुछ ऐसा ही देखा था, लेकिन फिर वो जोड़ती है कि असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने कैसे ढूंढा, असल सवाल ये है कि ये कब लगाया गया, किसने लगाया और क्या ऐसे और भी कैमरास कहीं छुपे हुए हैं। ये सुनते ही ताइसू के दिमाग में एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होती है। उसे लाइब्रेरी का वो सीन याद आता है जब सालों पहले मिया ने अचानक आवाज ऊंची कर दी थी और कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हमेशा वाई होता है। उसने इतना जोर से कहा था कि लोग घूरने लगे थे। फिर वो एम्बैरेस्ड होकर कुर्सी
उसी में सिमट गई थी। उसे याद है कि उसने उससे पूछा था कि क्या इसी वजह से वो इतनी किताबें पढ़ती है। तब मिया ने पैशन के साथ जवाब दिया था, किताबें लोगों के बारे में होती हैं, उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग, और वो खुद से ये एक सवाल पूछना पसंद करती है। बट वाई दो? उस वक्त ताइसू को एहसास भी नहीं हुआ था कि वही सोच उसे उसकी तरफ खींच रही थी। बट वाई दो, ये फ्रेज मिया का पुराना कैच फ्रेज था। अब प्रेजेंट में वो वही बात फिर दोहराती है। कहती है कि यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल वही है, वाई। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? उसकी आवाज सुनते ही तैसू को जोर का देजा वू महसूस होता है। उसे याद आता है कि उसने एक बार उससे कहा था कि ये फ्रेज नेचुरल नहीं लगता, लेकिन मिया ने तब भी यही कहा था कि उसे सही लगता है, इसलिए वो इसे छोड़ने वाली नहीं है। बिना रियलाइज किए ताइसू उसे लगातार घूरता रहता है। मिया तुरंत नोटिस कर लेती है और पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। ताइसू थोड़ा हेजिटेट करता है, फिर ऑनेस्टली बोल देता है कि उसका इतना पोलाइट टोन उसे अजीब लग रहा है। वो समझता है कि उसके लिए ऑकवर्ड होगा उससे मदद मांगना, खासकर तब जब रेस्ट स्टॉप पर उसने इतनी हार्श बातें कही थी। ये सुनकर मिया के गाल हल्के से गुलाबी हो जाते हैं। वो नर्वस स्माइल देती है और माफी मांगती है। वो मान लेती है कि उसे आउटसाइडर जैसा फील हो रहा है और इसी वजह से उसके पास भरोसा करने के लिए कोई और नहीं है। ये सुनते ही ताइसू को एहसास होता है कि वो ये टेंशन काफी समय से अकेले झेल रही थी। फिर मिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि अगर वो चाहे तो वो कैजुअली बात करेगी, सीधे उससे मदद मांगती है और उसे प्रॉपर तरीके से ताइसू संबे कहकर बुलाती है। ताइसू पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। वो तुरंत कुछ बोल नहीं पाता। उसकी चुप्पी देखकर मिया बोलती रहती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो हमेशा ऐसे मामलों में शार्प रहा है। उसे वो इंसिडेंट याद दिलाती है जब क्लास में गेम कंसोल गायब हो गया था। सबने हार मान ली थी, लेकिन उसने नहीं। वो मानती है कि अब उससे मदद मांगना एम्बैरेसिंग है, क्योंकि अब वे मुश्किल से बात करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आखिरकार तैसू भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पूछता है कि क्या वो सच में ये प्रिटेंड करती रहेगी कि वे बस स्ट्रेंजर्स हैं। मिया सवाल इग्नोर कर देती है और सीरियसनेस से फिर दोहराती है कि वो उससे मदद मांग रही है। उस पल तैसू को लगता है कि वो उसी मिया को देख रहा है जिसे वो पहले जानता था। वो पूछता है कि क्या ये कैमरा डोर मैनेजर्स ने लगाया हो सकता है। मिया सिर हिलाकर मना कर देती है। वो बताती है कि उसने बाकी रूम्स भी चेक किए थे, लेकिन सिर्फ उसी के रूम में कैमरा था। वो ये भी कहती है कि उसे किसी लड़के पर शक नहीं है, क्योंकि हायू सनबे ने खुद वॉच लगाया हुआ था ताकि कोई भी लड़का अंदर न जा सके। हायू का नाम सुनते ही तैसू का चेहरा हल्का गर्म हो जाता है। मिया आगे बताती है कि अराइवल के बाद वो कार सिकनेस की वजह से बेड पर ही थी, इसलिए उसे साफ याद है कि पहले वहाँ कुछ नहीं था। पहली बार उसे ओरिएंटेशन से ठीक पहले कुछ अजीब महसूस हुआ था। इससे ताइसू कंक्लूड करता है कि कैमरा उसी समय लगाया गया होगा। मिया भी एग्री करती है और कहती है कि ये काम सिर्फ उन्हीं 3 लड़कियों में से कोई कर सकता है जो उसके साथ रूम शेयर कर रही हैं। डाबिन, यानजी, यानवू या फिर कोई जो उनके बहुत करीब हो। तैसू सोच में पड़ जाता है। अगर मिया सच बोल रही है तो ये क्लियरली एक इनसाइड जॉब है। उनके डिपार्टमेंट में ही किसी की इंटेंशंस गलत हैं। मिया उससे कहती है कि अभी इसे फैलाया न जाए। तैसू पूछता है कि क्यों। वो समझाती है कि उन्हें अभी नहीं पता किसने किया और क्यों। अगर रूमर्स फैल गए तो कोई इनोसेंट इंसान ब्लेम हो सकता है। हल्का सा ब्लश करते हुए तैसू पूछता है कि क्या उन्हें कम से कम हायू को तो बताना चाहिए। वो कहता है कि वो ट्रस्टवर्दी है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी है। मिया उसे सरप्राइज होकर देखती है और पूछती है कि क्या हियू वही है जिसे वो पसंद करता है। ये सवाल सुनते ही तैसू का चेहरा जलने लगता है। वो कॉफी कैन कसकर पकड़ लेता है, हकलाते हुए डिनाई करता है और पूछता है कि वो क्रश वाली बात क्यों कर रही है। मिया उसे ध्यान से देखती है और कहती है कि वो जानबूझकर अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि सब कुछ साफ है। तभी अचानक बुशेस के पीछे से हायन लड़खड़ाते हुए बाहर आती है, पूरी तरह ड्रंक। वो पूछती है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। फिर मिया की तरफ मुड़कर चिल्लाती है कि उसे आखिरकार अपनी येनी मिल गई। वो अग्रेसिवली पूछती है कि ये दोनों चुपचाप क्या करने गए थे। ताइसू उसकी हालत देखकर फ्रीज हो जाता है और तुरंत पूछता है कि रेसलिंग क्लब वाले लड़के कहाँ हैं। हायन चिड़चिड़ेपन से जवाब देती है कि वो उसे इरिटेट कर रहे थे, इसलिए उसने सबको भगा दिया। मिया हैरान होकर पूछती है कि क्या उसने सच में ऐसा कर दिया। हायन गाल फुलाकर फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। मिया धीरे से उसका नाम लेती है, अंदर से ऑकवर्ड फील करते हुए। उसे लगता है कि हॉलवे में टकराने के बाद से ही सब कुछ अनईजी लग रहा था। अचानक ह्यान मिया पर चिल्ला देती है, पूछती है कि उसके और तैसू के बीच चल क्या रहा है। मिया कंफ्यूज्ड हो जाती है। हायान फिर चिल्लाती है, पूछती है कि मिया असल में चाहती क्या है। वो उसे याद दिलाती है कि मिया ने कहा था कि उसी कॉलेज में आना सिर्फ कोइंसिडेंस था, पास वाले रूम में रहना भी कोइंसिडेंस था और उन्हें अब ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए जैसे वे एक दूसरे को जानते हो। हायान उसे झूठा कहती है कि यहाँ आने के बाद भी वो वही एक्टिंग करती रही, लेकिन अब वो रात के बीच में चुपचाप उसे बुला लाई। उसकी आवाज टूट जाती है और वो रोने लगती है। वो कहती है कि मिया ने कहा था कि वो और तैसू बहुत पहले खत्म हो चुके हैं, कि वो अब उसे पसंद भी नहीं करती। वो वही बातें बार बार दोहराती है और फिर जमीन पर गिरकर बेकाबू होकर रोने लगती है। उसे इस हालत में देखकर मिया और ताइसू दोनों डीपली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। बाद में नरेशन बताता है कि जैसा मिया ने सजेस्ट किया था, उन्होंने ये बात सबसे छुपाने का फैसला किया, सिर्फ हायू को छोड़कर। उन्होंने तय किया कि सुबह एक्शन लेंगे और वहीं बात खत्म कर दी। लेकिन अगली सुबह एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। ताइसू देखता है कि
कि स्टूडेंट्स की क्राउड इकट्ठा है, लोग गॉसिप कर रहे हैं, कुछ तो लड़ भी रहे हैं। उसका सीना एंजाइटी से कस जाता है। भीड़ के बीच यांजी जोर से चिल्लाती है और सीधे मिया की तरफ उंगली उठाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि ये उसी ने किया है। वो दावा करती है कि उसने खुद देखा है। वो मिया पर आरोप लगाती है कि उसने उनके रूम में स्पाई करने के लिए हिडन कैमरा लगाया था। भीड़ और ज्यादा बेचैन हो गई। यान घबराकर आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में सबको शांत करने की कोशिश करने लगी। वो बार बार कह रही थी कि पहले सब लोग काम हो जाएं और बिना सुने समझे किसी पर आरोप न लगाएं। लेकिन क्राउड में फुसफुसाहट फैल चुकी थी। कैमरा, हिडन कैमरा, गर्ल्स डॉम में ये वर्ड सुनते ही स्टूडेंट्स के चेहरे बदलने लगे। यान कांपते हुए तैसू से चिपक गई। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। तैसू, ऐसा कैसे हो सकता है? मिया यूनी ऐसा कुछ कभी नहीं करेगी ना? ताइसू ने बिना हेजिटेशन उसके कंधे पर हाथ रखा और फर्मली बोला, नहीं, मिया ऐसा कभी नहीं कर सकती। इम्पॉसिबल है। उधर मिया बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने अंदाजा नहीं लगाया था कि उस पर इतने डायरेक्टली आरोप लगाए जाएंगे। और तभी उसने साफ देखा, उसके सामने खड़ी लड़की यांजी थी। रिवील होता है कि यांजी 20 साल की मिया की रूममेट है और साथ ही एक यूट्यूबर भी है जिसकी डिसेंट फॉलोइंग है। मिया को याद आता है वेलकम पार्टी वाला सीन, जहां यांजी कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। इतना कि मिया को अनकंफर्टेबल फील हुआ था। भीड़ के दूसरी तरफ तैसू ने मिया की तरफ हल्का सा इशारा किया। बिना बोले ही उसने सिग्नल दिया, इनटू डोंट वरी, अगर बात बिगड़ी मैं हूँ। मिया ने भी उसी तरह आंखों से जवाब दिया, आई कैन हैंडल दिस। अंदर ही अंदर वो सोचती है, ताइसू जितना शार्प है उतना वो कभी समझ ही नहीं पाई थी। ताइसू को अचानक एक पुरानी मेमोरी याद आती है। रात का टाइम था। वो ड्रंक यान को शोल्डर पर उठाए चल रहा था और मिया उसके साथ थी। तभी तैसू ने कहा था, शायद हमें कल्प्रिट ढूंढना बंद कर देना चाहिए। मिया शॉक में बोली थी, क्या सीरियसली? ताइसू ने कामली समझाया था, सब सस्पेक्ट्स गर्ल्स हैं, क्या तुम हर लड़की से पूछताछ करोगी? मिया ने पूछा था, तो फिर प्लान क्या है? ताइसू ने जवाब दिया था, कल्प्रिट खुद सामने आएगी। मिया ने पूछा, रिवील? ताइसू ने काउंटर क्वेश्चन किया था, तुम उसे बाहर कैसे निकालोगी? मिया ने कहा था, टर्न बाय टर्न वॉच रखेंगे, डिवाइस लेने कोई न कोई आएगा ही। ताइसू ने इमीडिएटली पॉइंट आउट किया था, वो एविडेंस डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। मिया चुप हो गई थी। तभी ताइसू ने पूछा था, लोग अपना गार्ड कब ड्रॉप करते हैं? और फिर खुद ही आंसर दिया था, अर्ली मॉर्निंग। जब लोग सेफ फील करते हैं तब सबसे वीक होते हैं। मिया ने बिना इंटरप्ट किए पूरा सुना था। प्रेजेंट में वापस आते हैं। यांजी की आवाज और ऊंची हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है कि उसने खुद मिया को सुबह कैमरा छुपाते हुए देखा है। वो डिमांड करती है कि बाकी लोग भी आगे आएं और कंफर्म करें। तभी डाबिन आगे बढ़ती है। वो कहती है कि उसने मिया को सुबह अपने सामान में कुछ ढूंढते देखा था। उसने ये भी कहा कि मिया ने कुछ पॉकेट में डाला था, हालांकि तब उसे नहीं लगा था कि वो कैमरा है। ताइसू के दिमाग में तेजी से थॉट्स दौड़ने लगते हैं। इस सिचुएशन की सच्चाई सिर्फ 3 लोग जानते थे, कियू, मिया और वो खुद। उसने सोचा था कल्प्रिट साइलेंटली मूव करेगी, ओपन अटैक नहीं। तभी मिया हल्की सी मुस्कुराती है, तो सारी डिस्टर्बेंस इसी बात के लिए थी? उसने कैजुअली कहा, मुझे लगा कोई सीरियस बात होगी। फिर वो अपना हाथ पॉकेट में डालती है। सभी की सांस रुक जाती है। वो चीज बाहर निकालती है, टूथब्रश। डाबिन शॉक में बोल पड़ती है, बस यही? मिया टूथब्रश यानजी की तरफ उठाकर कामली पूछती है, इससे तुम कैमरा कह रही थी? यानजी हकलाने लगती है। वो कहती है कि उसने मिया को फोन पर किसी से बात करते सुना था कि वो फेमस लोगों के साथ है और वीडियोस भेजेगी। मिया बिना गुस्सा किए अपना फोन आगे बढ़ा देती है, चेक कर लो, कॉल लॉग्स, मैसेजेस, गैलरी, सब कुछ। अगर कुछ नहीं मिला तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग बोलकर सॉरी कह देना, और अगर फिर भी डाउट है तुम खुद मेरा बैग चेक कर लो। मिया सबके सामने अपना बैग खोल देती है। नोटबुक्स, पेन्स, चार्जर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं। यंजी का फेस सफेद पड़ने लगता है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही। ताइसू समझ जाता है ये कॉन्फ्रंटेशन अब खत्म हो चुकी है, लेकिन यांजी आखिरी कोशिश करती है। वो चिल्लाती है, मिया की बॉडी सर्च होनी चाहिए। क्यू शॉक में सांस ले लेती है। मिया धीरे से अपनी ग्लासेस उतारती है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल है। सच में यहीं तक ले जाना है? वो कामली पूछती है, मैं तुम्हें एग्जिट दे रही हूँ, अभी बोल डू मिस्टेक थी और खत्म करो। फिर उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है, या फिर तुम और आगे जाओगी? तैसू का दिल जोर से धड़कता है। वो समझ जाता है अब मिया सच में एंग्री है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिया अपना जैकेट उतार देती है। पूरा हॉल साइलेंस में चला जाता है। वो यानजी की तरफ एक कदम बढ़ाती है। अ फ्लैट क्या? बालों में छुपाया है या कहीं और? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। प्रूफ चाहिए तो क्या मीन सब कुछ उतर दूं? यांजी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वहीं वो पूरी तरह टूट जाती है। बाद में ताइसू ने अपनी जैकेट उतारकर मिया के कंधों पर रख दी और उससे पूछा कि क्या सच में इतनी दूर तक जाना जरूरी था? मिया उसके सपोर्ट पर हल्की सी शर्मा गई और बहुत धीमी आवाज में थैंक यू फुसफुसाई। उसके बाद ताइसू ने सबको बताया कि पूरी पेंशन को अच्छे से सर्च किया जा चुका है, लेकिन फिर भी कैमरा नहीं मिला। आखिरकार हालात ऐसे बने कि यांजी टूट गई और उसने सरेंडर कर दिया। भावनाओं में डूबी हुई वो रोते हुए मिया से बार बार माफी मांगने लगी। फिर तैसू ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि इस मैटर को यहीं छोड़ दिया जाए। गलतफहमी अब साफ हो चुकी थी। यांजी ने सही तरीके से माफी मांग ली थी और मिया ने भी साफ कह दिया था कि वो उसे फॉरगिव करती है। इसके बावजूद मिया चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई खास इमोशन नहीं था। तैसू ने मन ही मन माना कि हालात इससे कहीं ज्यादा
बिगड़ सकते थे, लेकिन मिया ने ही फैसला किया था कि इसे यहीं खत्म किया जाए। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से रैम्पेज करेगी, लेकिन आखिरकार वही तरीका काम कर गया। उसी पल मिया ने हायू को आवाज दी और पूछा कि क्या वो यानजी को थोड़ी देर के लिए अलग ले जाकर प्राइवेट में बात कर सकती है। हायू ने पूछा, अभी, राइट नाउ? मिया ने उसे रियश्योर करते हुए कहा कि उसका यानजी को मारने का कोई इरादा नहीं है और याद दिलाया कि वो उसे पहले ही माफ कर चुकी है। यानजी ये सुनकर और ज्यादा नर्वस हो गई, लेकिन मिया मुस्कुराई और बोली कि अगर इस बात को यूं ही छोड़ दिया गया तो सब कुछ हमेशा ऑकवर्ड ही रहेगा। उसने मजाक में कहा कि कम से कम यानजी उसे एक ड्रिंक तो ट्रीट कर ही सकती है। ये कहकर मिया उसे अपने साथ ले गई। जैसे ही वे जाने लगी, हायू ने जल्दी से तैसू से कहा कि वो उनके पीछे जाए और उन पर नजर रखे। अगले सीन में मिया और यानजी आमने सामने बैठी दिखाई देती हैं। मिया उससे कहती है कि वो उसकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनना चाहती है। वहाँ ताइसू भी मौजूद था और उसके हाथ में कैमरा था। वो समझाता है कि उसने तुरंत रिपोर्ट इसलिए नहीं की क्योंकि वो पहले एक बात कंफर्म करना चाहता था। वो यानजी से पूछता है कि उसने ये डिवाइस क्यों लगाया था और उसका गोल क्या था। यानजी उसके हाथ में कैमरा देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तैसू उसे याद दिलाता है कि मिया ने पहले ही साफ कहा था कि वो इस सिचुएशन को अननेसेसरीली बड़ा नहीं बनाना चाहती। वो यानजी से कहता है कि उसे अब ऑनेस्टली सच बता देना चाहिए। घबराई हुई यानजी पूछती है कि उसके पास वो डिवाइस कैसे आया और जोर देती है कि कैमरा तो मिया के पास होना चाहिए था। तभी अचानक हायान वहाँ आ जाती है और यानजी के गाल खींचती है। वो बताती है कि असल में पूरे समय कैमरा उसी के पास था। तैसू समझाता है कि यही वजह थी कि सर्च के दौरान डिवाइस कभी नहीं मिला। उन्होंने सबको ऐसा फील कराया जैसे कैमरा मिया के पास है, जबकि असल में हैन उसे पहले ही कलेक्ट कर चुकी थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे हैन ने डिवाइस पहले ही ढूंढ लिया था और बुदबुदाई थी कि तो यही वो चीज है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। किसी ऐसे इंसान को डिवाइस देकर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, उन्होंने एविडेंस को सेफली हटा दिया था। तैसू यानजी की तरफ देखता है और समझाता है कि इसी वजह से उसे सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग लगा। जब वो सोकर उठी थी तब तक कैमरा गायब हो चुका था और अचानक उसे बिना समय मिले कॉन्फ्रंट कर दिया गया था। मिया आगे जोड़ती है कि यानजी ने शायद बहुत कोशिश की कि वो सस्पिशियस न लगे, लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर उसे एक्सपोज कर गया। वो बताती है कि जब तीनों लड़कियां रूम से बाहर निकली थीं, तो सिर्फ यानजी ने आउटलेट की तरफ देखा था। फिर ताइसू मेमोरी कार्ड निकालता है। जब उन्होंने उसे चेक किया तो फुटेज में साफ दिखा कि यानजी डिवाइस को ऑन कर रही थी। और भी रिकॉर्डिंग्स थीं, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, लेंस हमेशा लगेज की तरफ था, कभी भी लोगों की तरफ नहीं। पूरी तरह एक्सपोज होने के बाद यानजी रो पड़ी और उसने सब कुछ कॉन्फेस कर दिया। उसने कहा कि उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तैसू ने सबको बताया कि असल में क्या हुआ था। यानजी ने पहले ही ऑनलाइन कुछ रिकॉग्निशन बना ली थी, लेकिन उसके साथ अक्सर ऐसा होता था कि उसका सामान चोरी हो जाता या डैमेज कर दिया जाता। वो धीरे धीरे स्ट्रेस्ड और पैरानॉइड हो गई थी, इसीलिए ग्रुप ट्रिप्स पर उसने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए डिवाइस लगाया था। उसने डेटा डिलीट नहीं किया और न ही जल्दी कोई एक्शन लिया, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा कि कोई उसे ढूंढ पाएगा। लेकिन जब उसे लगा कि कैमरा मिया के पास चला गया है, तो वो पैनिक कर गई। उसे डर था कि कहीं उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ न हो जाए। अगर सबको पता चल जाता कि डिवाइस उसी ने लगाया था, तो उसकी रेपुटेशन एक पल में खत्म हो जाती। यानजी ने बताया कि डिवाइस में एक ऐसा बटन था जिससे सब कुछ रिमोटली वाइप किया जा सकता था, इसीलिए वो बेतहाशा कोशिश कर रही थी कि कैमरा किसी को सच पता चलने से पहले वापस मिल जाए। उसने माना कि उस पल उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था और उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, पहले अटैक करना। इसलिए उसने मिया पर आरोप लगा दिया। रोते हुए उसने बताया कि अगर डिवाइस छुपा रहता तो वो कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन वापस आने के बाद उसे लगा कि शायद वह डैमेज कंट्रोल कर सकती है। यही उस सुबह की पूरी सच्चाई थी। मिया ने बहुत शांत होकर सब सुना और कहा कि उसे पहले से ही शक था कि बात कुछ ऐसी ही होगी। अगर यानजी की इंटेंशन सच में बुरी होती तो लेंस सिर्फ लगेज पर नहीं होती, और अगर उसे रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती तो ऑडियो डिवाइस ज्यादा सेफ होता। यानजी फिर से फूट फूट कर रोने लगी और बार बार माफी मांगने लगी। तैसू ने सोचा कि शायद मिया को शुरू से ही सब समझ आ गया था, इसीलिए वो पुलिस के पास जाने के बजाय सीधे उसके पास आई थी। यानजी की लगातार माफियों को सुनकर आखिरकार मिया ने कहा कि वो उस पर भरोसा करेगी। ये सुनकर सब लोग शौक में जम गए। मिया ने पूछा कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। यानजी ने अपनी गलती मानी और जिम्मेदारी ली। मिया ने कहा कि बस इतना ही काफी है। यानजी और जोर से रोने लगी और पूछा कि क्या मिया सच में उसे माफ कर सकती है। इतना सब होने के बाद भी वो गिल्ट में डूबकर उसे ये नहीं कहकर बुलाने लगी। मिया ने फिर से उसे रिएश्योर किया कि सब ठीक है। उसने कहा कि वो बस ये समझना चाहती थी कि यानजी ने डिवाइस क्यों लगाया, ऐसा नहीं था कि वह कोई असली कल्प्रिट बन गई थी। मिया मुस्कुराई और बोली कि वह सेमेस्टर की शुरुआत में डिपार्टमेंट का माहौल खराब नहीं करना चाहती। अब से वे यानजी पर नजर रख सकते हैं और अगर वो फिर झूठ बोले तो तब एक्शन लिया जाएगा। एक पल के लिए उसकी आवाज सख्त हो गई और उसने यानजी को ठंडी
नजर से देखा, कहते हुए कि अगर वो झूठ बोल रही होगी तो सिर्फ वही एक्सप्रेशन उसे सच उगलवाने के लिए काफी होगा। ह्यान ने अविश्वास में तैसू से फुसफुसाकर पूछा कि क्या ये वही मिया है जिसे वो जानती थी। ताइसू खुद भी अनश्योर महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा कि कभी कभी मिया बिल्कुल अलग इंसान बन जाती है। सीन बदलता है। रात का समय दिखाया जाता है जब तैसू और मिया साथ चल रहे थे और दोनों ड्रंक थे। अचानक मिया ने उसे धन्यवाद दिया और उसे संडे कहकर बुलाया। हैरान होकर तैसू ने पूछा कि वो उसे थैंक्स क्यों कह रही है। मिया ने बताया कि उसने बिना कुछ मांगे उसकी मदद की थी। उसने माना कि वह वरीड थी क्योंकि उसने उससे पहले बहुत हार्श तरीके से बात की थी और वो उसे इग्नोर भी कर सकता था। उसने स्वीकार किया कि शायद उसने उसे गलत समझ लिया था। प्रेजेंट में लौटकर तैसू ने उस पल को याद किया और सोचा कि शायद वो सही थी। इसी तरह एम्प्टी इंसिडेंट शांत तरीके से खत्म हो गया। मिया की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने इसे इन्वॉल्व लोगों तक ही सीमित रखा। यानजी शांत हो गई और उसने डिवाइस सौंप दिया। मेमोरी कार्ड को देखते हुए तैसू ने सोचा कि अब इस एविडेंस के बाद यानजी शायद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगी, खासतौर पर जब उसने कोऑपरेट करने का वादा किया था। उसने अपने रूममेट्स को भी सच बता दिया और क्योंकि वे पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स झेल चुके थे, उन्होंने जल्दी ही उसे समझ लिया। तभी यिनवू और डाबिन वहां आते हैं। डाबिन इमोशनल हो जाती है और रोते हुए मिया से माफी मांगती है, कहती है कि वो बहुत बुरी थी। ताइसू नोट करता है कि आखिरकार ज्यादातर लोग सिर्फ माफी ही मांगते रह गए। इसके बाद मिया ने तैसू की तरफ देखकर उसे धन्यवाद दिया और माना कि उसे नहीं लगा था कि उसकी क्विक थिंकिंग इतना अच्छा काम करेगी। तैसू ने पूछा कि क्या वो सच में ठीक रहेगी। मिया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि उसका क्या मतलब है। तैसू ने साफ किया कि क्या उसे शर्म नहीं आई कि सबने उसे इतने कम कपड़ों में देखा। गुस्से में होने के बावजूद क्या उसका रिएक्शन कुछ ज्यादा नहीं था। मिया घबरा गई और पलटकर बोली कि वो और क्या करती, बस खड़ी रहती और यानजी को उस पर आरोप लगाते रहने देती। उसने कहा कि वो इतना अनोइंग था कि इग्नोर करना मुमकिन नहीं था। वैसे भी वो सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा ही था। उसने जल्दी से जोड़ दिया कि वो उस टाइप की लड़की नहीं है ताकि ताइसू गलत न समझे। तैसू सोच में पड़ गया कि उसका मतलब क्या था। शर्माते हुए मिया ने साफ किया कि वह बिना वजह कपड़े उतारने वालों में से नहीं है। अगर वो कुछ एक बार कहे तो उसे पहली बार में ही सीरियसली लेना चाहिए। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे देखकर तैसू को एहसास हुआ कि उसने उसे पहले गलत समझ लिया था। फिर भी उसने माना कि अगर यानजी पूरी तरह झूठ बोल रही होती तो नतीजा बहुत अलग हो सकता था। मिया ने सहमति जताई और कहा कि अगर ऐसा होता तो वो सीधे पुलिस के पास जाती। उसने कहा कि यानजी उस टाइप की नहीं लगी, वह बस पैनिक कर गई थी। अगर कोई असली कल्प्रिट होता तो वे चीजें बहुत अलग तरीके से हैंडल करते। ताइसू चुपचाप मान गया कि पूरा मामला हैरान करने वाली सिंप्लिसिटी से सुलझ गया था। मिया ने बात खत्म करते हुए कहा कि अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो तब डील किया जाएगा। तैसू ने उसकी बात मान ली, सोचते हुए कि अगर वो ठीक है तो यह उसका मैटर नहीं है। मिया ने बताया कि उसका एक ही गोल है, बिना किसी ट्रबल के पीसफुली ग्रेजुएट करना। उसने माना कि जब उसने डिवाइस खोजा था तो वो बहुत डर गई थी और अब भी उसकी याद से उसकी रूह कांप जाती है। ताइसू उसकी बात से कंफ्यूज हो गया। मिया ने आगे कहा कि अब कोई नहीं है जो उसकी शांति भंग कर सके। तैसू ने पूछा कि क्या वो सच में ऐसा मानती है, याद दिलाते हुए कि ये सब उसने खुद केओस मचाने के बाद कहा है। मिया रुक गई, लेकिन जवाब देने से पहले ही स्टूडेंट्स उसे घेर लेते हैं। उसके शौक के लिए वे उसकी फोटोज लेने लगते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से मिया अचानक फेमस हो गई थी। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि उसे अपनी क्यूटनेस छुपानी नहीं चाहिए थी। वह अचानक मिले अटेंशन से पैनिक कर गई। पास ही तैसू के दोस्त मंकी और यांगा गुस्से में उसे कॉन्फ्रंट करते हैं। वे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं क्योंकि उसने कहा था कि मिया उसकी छोटी बहन है। तैसू ने सोचा कि मिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके एक्शंस ने उसे पूरे डिपार्टमेंट का सेंटर बना दिया है। भीड़ और बड़ी हो जाती है। स्टूडेंट्स मिया को बिना ग्लासेस के देखते हैं और भी एक्साइटेड हो जाते हैं। वे कहते हैं कि नर्डी डिस्गाइज के बिना वो कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। कुछ मानते हैं कि उन्हें पहले से ही वो क्यूट लगती थी। कुछ उसे मेकअप सिखाने की ऑफर देते हैं तो कुछ उससे वही एक्सप्रेशन बनाने को कहते हैं जो उसने यानजी को दिखाया था। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि उसे सबसे पहले अपने स्वेट पैंट्स डिच कर देने चाहिए। इतने सारे अटेंशन से मिया और ज्यादा नर्वस हो जाती है। तैसू सोचता है कि उनके डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इतने एक्सेंट्रिक हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स उन्हें मेडिक की जगह वियर्डो काम कहते हैं। आखिरकार मिया अपनी आवाज ऊंची करती है और सबको एक पल के लिए रुकने को कहती है। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। तैसू अपने मन में निष्कर्ष निकालता है कि मिया ने खुद को पूरी तरह अनफॉरगेटेबल बना लिया था। सीन सोशल मीडिया पर शिफ्ट होता है जहां उसके बारे में एक पोस्ट पहले ही फैलना शुरू हो चुका होता है। ये सब देखकर मिया पूरी तरह स्टन्ड रह जाती है। एम्प्टी की सेकंड नाइट पर माहौल और भी ज्यादा वाइल्ड हो चुका था। तभी यानजी माइक पकड़ती है और जोर से अनाउंस करती है कि क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने वाइब खराब कर दी थी, अब मैं ही इसे वापस लाने
करने वाली हूँ। इतना कहते ही वो स्टेज पर चढ़ जाती है और सिंगिंग शुरू कर देती है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है। ये सब सुनते हुए ताइसू अपने मन में सोचता है कि इतने केओस के बावजूद ये 3 डे ट्रिप आखिरकार एक पीसफुल एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। हियू राहत की सांस लेती है और कहती है कि वो खुश है कि सब कुछ ठीक तरह से वर्कआउट हो गया। वो मानती है कि थोड़ी देर पहले वो काफी नर्वस थी। उसके पास खड़ा ताइसू भी सिर हिलाकर सहमति जताता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, मिया की तरफ। सुबह वाले इंसिडेंट के बाद से अपर क्लासमैन उसे लगातार टीज कर रहे थे। कोई उसे चिढ़ा रहा था, कोई जरूरत से ज्यादा क्लोज आ रहा था। एक लड़के ने तो स्नैक पकड़कर उसे खिलाने की कोशिश की और कहा, माउथ ओपन करो। इस पर मिया पूरी तरह इरिटेट हो जाती है और झुंझलाकर कहती है कि वो खुद खा सकती है। ये सब देखकर ताइसू समझ जाता है कि मिया को जानबूझकर सिंगल आउट किया जा रहा है और ऐसा ट्रीटमेंट शायद महीनों तक चलेगा। फिर वो खुद को याद दिलाता है कि अभी इस पर फोकस करने का समय नहीं है। वो एमटी पर आया ही हियू की वजह से था। उसके लिए उसने अपने 2 दिन के काम भी स्किप कर दिए थे। आमतौर पर वो ग्रुप ट्रिप से दूर रहता था, लेकिन इस बार वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता था। फिर भी इतना सब होने के बावजूद वो एक भी सही मूव नहीं कर पाया। तभी कुछ स्टूडेंट्स हायू के पास आते हैं और बताते हैं कि सोजू खत्म हो चुकी है और पूछते हैं कि क्या उसके पास और है। इतनी जल्दी खत्म हो जाने पर हियू हैरान रह जाती है। ये देखकर ताइसू सोचता है कि शायद ये उसके साथ बाहर जाने का चांस है, लेकिन हियू मना कर देती है और कहती है कि अभी जाना थोड़ा गलत लगेगा। इसके बजाय वो ताइसू से कहती है कि वो उसकी जगह जाकर ड्रिंक्स ले आए। ये सुनकर ताइसू हल्का सा ब्लश करता है, लेकिन मान जाता है। अंदर ही अंदर वो स्वीकार करता है कि ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स की वजह से वो हमेशा पीछे रह जाता है। हायू उसे कार्ड देती है और कहती है बियर ले आना। ताइसू कार्ड ले लेता है और सोचता है कि बस जल्दी लौटना है। इधर हॉल के अंदर यांगा शो ऑफ कर रहा होता है। वो कहता है कि वो पूरी बियर बॉटल एक ही गल्प में खत्म कर देगा और अगर उसने कर दिखाया तो सबको डिनर ट्रीट देना पड़ेगा। इस पर लड़कियां तुरंत कहती हैं कि ट्रीट देने की जिम्मेदारी उन्हीं की क्यों हो। इसी दौरान ताइसू गर्ल्स डॉम की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ लड़कियां उसे खुशी खुशी ग्रीट करती हैं। ज्यादातर पहले से टिप्सी होती हैं, खासतौर पर हाँ की हालत बहुत खराब होती है। वो पूरी तरह ड्रंक होती है। कोई उसके चेहरे पर डूडल्स बना रहा होता है और कोई कहता है कि जब हान रेडी हो जाए तब ग्रुप फोटो लेंगे। एक लड़की मजाक में ताइसू से पूछती है कि क्या वो भी फोटो में आएगा। ताइसू सोचता है कि इस पूरे केओस के साथ जाना सही नहीं होगा। वो डिसाइड करता है कि अकेले जाना ही बेहतर है। उसे याद आता है कि सुबह के बड़े इंसिडेंट के बाद उसने इतनी शांत रात की उम्मीद नहीं की थी। चलते चलते उसका ध्यान फिर से मिया की तरफ चला जाता है। वो सोचता है कि वो इस वक्त कहाँ होगी। उसे आखिरी बार देखे हुए 5 साल हो चुके थे, इसलिए उसका बदल जाना तो तय था। फिर भी आउटलेट कैमरा के बारे में उसका इतना नॉलेज होना थोड़ा अजीब लगा और जब उससे पूछा गया तो उसने कैजुअली कह दिया कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हुआ। ताइसू सोचता है कि वो इतनी काम कैसे रह सकती है। इन गायब सालों में उसने क्या झेला होगा। क्या वो किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस गई थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी मिया पर पड़ती है, जो मूनलाइट में खड़े होकर रात की ठंडी हवा का आनंद ले रही होती है। जैसे ही ताइसू उसका नाम लेता है, मिया चौंक जाती है। वो तुरंत पलटकर भागने लगती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है। ताइसू हैरानी से उसे भागते हुए देखता है, लेकिन तभी मिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ताइसू तुरंत उसके पास दौड़ता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। मिया दर्द में कराहती है, लेकिन ऊपर देखकर हल्का सा ब्लश भी करती है। ताइसू कहता है कि वो ऐसी लग रही है जैसे उसने कोई गोस्ट देख लिया हो। मिया तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि वो प्रिटेंड करे कि उसने उसे देखा ही नहीं। वो मजाक में कहती है कि बाद में वो उसे आइसक्रीम खिला देगी। ये सुनकर ताइसू और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। फिर मिया ऑकवर्ड तरीके से पूछती है कि क्या वो किसी एरेंड पर आया है और कहती है कि उसे लगा अपर क्लासमैन ने उसे पकड़ने के लिए भेजा होगा। ये सुनकर ताइसू को एहसास होता है कि मिया ने कितना कुछ सहा होगा। दोनों साथ साथ ड्रिंक्स लेने चल पड़ते हैं। रास्ते में ताइसू कहता है कि उनका डिपार्टमेंट हमेशा बहुत इंटेंस लगता है। मिया सहमत होती है और मजाक में कहती है कि शायद कॉलेज इंटरव्यूज में सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। ताइसू अनश्योर सा जवाब देता है, लेकिन मिया कहती है कि भले ही वो लोग ओवरबेयरिंग हों, फिर भी दिल के अच्छे हैं। वो मानती है कि जब वो पहली बार आई थी तो उसे फिट इन होने की चिंता थी। ये सुनकर ताइसू का मूड थोड़ा हल्का हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा मिया के साथ ऐसा मोमेंट शेयर करेगा। आगे चलते हुए ताइसू कहता है कि ये जगह उसे बहुत फेमिलियर लग रही है। वो उसे स्कूल के पीछे वाले बैक हिल की याद दिलाता है, जहाँ वो पहले हैंग आउट किया करते थे। मिया कुछ नहीं कहती। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे दोनों लाइब्रेरी में सनसेट तक किताबें पढ़ते थे। एक सीन में मिया एक कैरेक्टर की डेथ पर रो पड़ती है और अपना सिर ताइसू की गोद में रख देती है। ताइसू उसे टीज करता है कि उसके आंसुओं और नाक ने उसकी पैंट्स खराब कर दी हैं। प्रेजेंट में लौटकर मिया कहती है कि उसे ये सब याद नहीं है। वो कहती है कि ताइसू बहुत बदल गया है। ताइसू जवाब देता है कि लोग हमेशा एक जैसे नहीं रहते। पार्ट टाइम जॉब्स ने उसे लोगों के साथ रहना सिखा दिया। मिया आखिरकार मानती है कि उसने दूरी इसलिए बनाई क्योंकि उसे लगा यही सही होगा। वो माफी मांगती है। ताइसू पूरी तरह चौंक जाता है। मिया कहती है कि उसके लिए वो साल बहुत मुश्किल थे और अगर वो चाहे तो वो कभी बाद में सब समझा देगी। वो ये भी कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो यहाँ नहीं होगी। ये सुनकर ताइसू चुप रह जाता है। वो उसे आवाज देता है, लेकिन तभी मिया हियू को देख लेती है और उसे जल्दी अंदर
चलने को कहती है। हॉल के अंदर प्रेसिडेंट अनाउंस करता है कि ड्रिंक्स आखिरकार आ चुकी हैं। मिया भीड़ को शांत करने की कोशिश करती है। तैसू अपने मन में सोचता है कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी साल की उनकी पहली एमटी यहीं खत्म होती है, इंसिडेंट से भरी हुई, लेकिन और भी ज्यादा सवाल छोड़कर। आखिरी सीन में हियो और ताइसू साथ साथ चलते दिखाई देते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माते हुए। 3 लंबे दिनों के बाद आखिरकार ताइसू को अपनी क्रश के साथ अकेले रहने का मौका मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद आज कॉन्फेस कर दूं, शायद थोड़ा सा किस भी मिल जाए। माहौल धीरे धीरे रोमांटिक बन ही रहा था। तभी मिया जोर से खांस पड़ी, सिर्फ सबका अटेंशन खींचने के लिए। अपने हमेशा वाले शार्प टोन में वो बोली, अगर कार ठीक है तो हम निकल सकते हैं क्या? मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ और बस घर जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही ताइसू और हायू दोनों घबरा गए। हायू तो शर्म के मारे अपना चेहरा तक ढक लेती है। तभी हाँ भी बीच में बोल पड़ी कि उसे तो बस विंडशील्ड पर ग्रेवल लगा है और क्या वो खुद इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर दे। तैसू पूरी तरह पैनिक कर गया। वो तुरंत हायू की तरफ मुड़कर बोला कि उससे बस थोड़ा स्लिप हो गया था। हियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि कोई बात नहीं, कार ठीक है। आखिरकार इन 2 अनवांटेड इंटरप्शंस की वजह से कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया। मिया खिड़की से बाहर देखने लगी और बुदबुदाई कि अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो बस से ही आ जाती। ये सुनकर कैन ने आईब्राव उठाया और पूछा कि क्या वो जानबूझकर बस अवॉइड करती है। मिया एकदम फ्रीज हो गई और पूछा कि उसका क्या मतलब है। कन खुद ही घबरा गई और जल्दी जल्दी समझाने लगी कि वो बस ये कह रही थी कि अगर मिया के दिल में अब भी तैसू के लिए फीलिंग्स हो और वो बस को बहाना बनाकर उसके पास रहना चाहती हो तो। ये सुनते ही मिया जोर से हंस पड़ी। वो प्लेफुल अंदाज में हियान को गले लगाकर बोली कि क्या वो सल्क कर रही है। हाँ का चेहरा तुरंत लाल हो गया और वो शर्म के मारे हकलाने लगी। मिया ने उसे रिएश्योर करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने याद दिलाया कि वो पहले ही कह चुकी है कि एक ही स्कूल में आ जाना सिर्फ कोइंसिडेंस था और ताइसू से मिलना कोई प्लान नहीं था। उसने कहा कि उन्हें अलग हुए 5 साल हो चुके हैं और वो भी बस मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बीच की एक छोटी सी रिलेशनशिप थी। उसने साफ कहा कि अब उसके दिल में तैसू के लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची हैं। हाँ ने होंठ फुलाकर पूछा कि क्या वो सच बोल रही है। मिया हल्की सी स्मर्क के साथ उसके कान में फुसफुसाई कि अगर वो चाहे तो वो उसे ताइसू के साथ सेट भी करवा देगी। हाँ एकदम स्कारलेट हो गई और घबराकर पूछ बैठी कि क्या वो सीरियस है। मिया मुस्कुराई और बोली कि सबको दिख रहा है कि हाँ उसे पसंद करती है, भले ही उसने कभी कॉन्फेस न किया हो। हाँ की कॉन्फिडेंस टूटने लगी। उसने धीरे से कहा कि जब वो छोटी थी तब ताइसू उसे पढ़ाया करता था, इसलिए शायद वो उसे सिर्फ स्टूडेंट या छोटी बहन की तरह ही देखता हो। मिया हंस पड़ी और बोली कि क्या यही उसका एक्सक्यूज है। हाँ गुस्से में चिल्ला उठी कि हंसना बंद करो। मिया ने माफी मांगी और फिर बोली कि ताइसू बहुत स्टिफ और सीरियस टाइप है, इसलिए अगर 10 बार में बात न बने तो 100 बार कोशिश करनी चाहिए। फिर उसने बाहर देखा जहाँ हायू खड़ी थी और बोली कि शायद यही उसकी पहली ऑब्स्टिकल है। कार के अंदर दोनों लड़कियां अपनी प्लानिंग में लगी हुई थीं, लेकिन तैसू और हायू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे क्या चल रहा है। एक हफ्ते बाद सेमेस्टर शुरू हुआ और मिया पूरी तरह बदली हुई नजर आई। उसका नर्डी डिस्गाइज गायब था, बाल खुले हुए थे और आउटफिट पूरा फुल ड्रिप में था। वो फ्रेशमैन के बीच एकदम अलग चमक रही थी। यांजी उससे चिपकी रहती, बार बार कहती कि दोनों साथ में क्लास चलें। मिया उसे पीछा छोड़ने को कहती, लेकिन यांजी उसका हाथ पकड़कर बोलती कि वो उसके लिए वन एंड ओनली है। मिया ने उसे बोल्ड कहा, लेकिन साफ दिख रहा था कि यांजी पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। उस इंसिडेंट के बाद वो मिया की कैरिज्मा पर फिदा हो गई थी और एक लवसिक फैनगर्ल की तरह हर वक्त उसके साथ रहती थी। उसने यहाँ तक कह दिया कि मिया को स्ट्रीमिंग ट्राई करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत क्यूट है। मिया ने सीधा मना कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि उसने अचानक नर्ड लुक क्यों छोड़ दिया तो मिया ने कहा कि उसकी संगबी ने प्रॉमिस किया है कि अगर स्टाइलिंग में दिक्कत हुई तो वो रोज सुबह उसके घर के बाहर वेट करेगी। लेकिन तैसू को ये बात जमी नहीं। उसे पुलिस स्टेशन वाला सीन याद आया और तब उसे समझ आया कि मिया को हमेशा से ड्रेसिंग सेंस आता था, बस वो दिखाना नहीं चाहती थी। तभी यहाँ खुशी खुशी दौड़ती हुई आई और तैसू से लिपट गई। उसने उसे डबल ए कहकर बुलाया और पूछा कि क्लास खत्म हो गई क्या। जब ताइसू ने हाँ कहा तो वो मुस्कुराई और बोली कि आज उसकी नाइट शिफ्ट नहीं है। फिर उसने उसे स्कूल के पास वाले रास्ते पर खिले फूल दिखाने के लिए चलने को कहा। ताइसू सोचने लगा कि हाँ आजकल बहुत ज्यादा क्लिंगी हो गई है और उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी। थोड़ी देर बाद सीन बदलता है। एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पर लिखा है इंस्टेंट फोटोज 5001 ईच। तैसू उसके पीछे गर्व से खड़ा था क्योंकि उसने पैसे कमाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। वहीं हाँ स्टॉल पर खड़ी हल्की सी शिकायत कर रही थी कि वो तो बस फूल देखने जाना चाहती थी। ताइसू ऑकवर्ड स्माइल के साथ बताता है कि फर्स्ट ईयर में क्लब इवेंट के दौरान उसने एक इंस्टेंट कैमरा जीता था। उसे रीसेल करने का कोई खास फायदा नहीं था, इसलिए उसने उसे स्टोरेज में रख दिया और भूल गया। जब हाँ ने फूलों की बात की तभी उसे ये आइडिया आया और उसने उसी दिन पार्ट टाइम जॉब भी स्किप कर दी। हाँ हैरान रह गई, लेकिन जब ताइसू ने उसे आइडिया के लिए थैंक्स कहा तो उसका मूड तुरंत बदल गया। उसने खुद को समझाया कि ये भी फ्लावर व्यूइंग ही है, बस थोड़ा अलग तरीके से। वो मुस्कुराते हुए जोर से आवाज लगाने लगी कि इंस्टेंट फोटोज सिर्फ 5000 वॉन ईच हैं। उसने ताइसू
से प्रॉमिस लिया कि अगर काम जल्दी खत्म हो गया तो वो उसके साथ फूल देखने जरूर चलेगा। तैसू ने हाँ कर दी। हाँ नई एनर्जी के साथ काम करने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि अगर 10 कोशिशें कम पड़ी तो वो 100 बार बल्कि 1000 बार भी ट्राई करेगी जब तक उसका दिल सुना न जाए। तभी अचानक एक आवाज आई। एक लड़की ने पूछा कि क्या सच में फोटो सिर्फ 5000 वॉन की हैं और क्या वो चूज कर सकती है कि किसके साथ फोटो लेनी है। हाँ का चेहरा उतर गया क्योंकि वो आवाज वो पहचान चुकी थी। सामने खड़ी थी डाबिन, सेलिब्रिटी गेमर हरसेल्फ। उसके चेहरे पर स्लाइस स्माइल थी। उसने कहा कि उसे तैसू के साथ फोटो चाहिए। साफ था कि वो यहाँ मजे के लिए नहीं आई थी, डाबिन बदला लेने आई थी और इस बार उसका प्लान था ताइसू को अपने लिए छीन लेना। हाउन को वो पल याद आया जब उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसे सच में वो पसंद आने लगी थी। शायद वो वक्त तब का था जब तैसू अभी भी मिया को डेट कर रहा था। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। तैसू सबकी तस्वीरें लेने में व्यस्त था। हर कोई अपने अपने तरीके से पोज कर रहा था। ज्यादातर लोग प्लेफुल अंदाज में खड़े थे जैसे डाबिन, लेकिन ह्यून का एक्सप्रेशन काफी सल्की बना हुआ था। तस्वीरें खींचने के बाद डाबिन उन्हें देखने लगी। वो काफी इम्प्रेस्ड दिखी। उसने कहा कि ताइसू सच में बहुत अच्छी फोटोज लेता है। फिर उसने पूछा कि क्या उसने ये कहीं से सीखा है या फिर उसके पास कोई स्पेशल ट्रिक है। ताइसू ने हल्के से जवाब दिया कि वो बस रैंडमली फोटोज ले लेता है। फिर उसने जोड़ा कि शायद मॉडल ही अच्छा दिख रहा हो। ये सुनकर डाबिन मुस्कुरा दी। उसने मजाक में कहा, क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, और उसे ओए कहकर टीज करने लगी। उसकी ये बात सुनते ही हुन अंदर से गुस्से से भर गई। इसके बाद डाबिन ने कहा, थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि तुम साथ में पिक्चर लेने में कंफर्टेबल नहीं हो। क्या वो इसलिए था क्योंकि यहाँ इतने फेमिलियर फेसेस थे? अगर ऐसा है तो अभी भी देर नहीं हुई, हम कहीं और जाकर भी एक फोटो ले सकते हैं। डाबिन को इस तरह तैसू के साथ फ्लर्ट करते देखना हॉर्न के दिल को तोड़ गया। उसी पल मिया ने डाबिन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उसे अचानक मिल्क टी और केक पीने का मन हो रहा है। उसने डाबिन को याद दिलाया कि उसने पहले अपॉलॉजी के बदले उसे ट्रीट देने का प्रॉमिस किया था। ये सुनते ही डाबिन घबरा गई। उसने कहा कि वो अभी बिजी है, लेकिन मिया ने जोर देकर कहा कि उसने खुद वादा किया था जब भी वो चाहे वो ट्रीट ले सकती है। डाबिन ने कहा कि वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगी, लेकिन पूछा कि क्या वे नेक्स्ट टाइम जा सकते हैं। मिया ने मीठी सी स्माइल दी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। उसने साफ कहा कि उसे अभी चाहिए। डाबिन थोड़ा कांप गई और आखिरकार मान गई। उसने कहा कि अगर अनी को अभी चाहिए तो ठीक है। मिया ने उसे धन्यवाद दिया, कहा कि वो उससे बहुत प्यार करती है, और जब वे दोनों वहाँ से चलने लगी तो मिया ने पीछे मुड़कर ह्यून को विंक किया। उसने कहा, नर्वस मत होना, किसी आदमी को प्यार में गिराने के लिए कॉन्फिडेंस सबसे जरूरी चीज होती है। उसी पल ह्यून को समझ आ गया कि मिया जानबूझकर डाबिन को अपने साथ ले गई है ताकि उसे ताइसू के साथ अकेले समय मिल सके। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर 10 ट्राइज काफी नहीं है तो वो 11 करेगी। एक लड़की को हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। हिम्मत जुटाकर उसने ताइसू से कहा कि बची हुई फिल्म भी इस्तेमाल कर लें सिर्फ उन दोनों के लिए। लेकिन तभी हिजू वहाँ आ गई और उनसे ग्रीट किया। उसे देखते ही ह्यून का चेहरा उतर गया क्योंकि हिजू वही लड़की थी जो ताइसू के सपनों की वुमन थी। हिजू ने बताया कि उसने चेरी ब्लॉसम फोटोशूट के बारे में दूसरों से सुना था। उसने कहा कि वो पूरा डिपार्टमेंट लेकर आई है और इतने ज्यादा लोगों की फोटोज लेने में समय लग सकता है। ताइसू ने अपनी क्रश की तरफ देखा और कॉन्फिडेंस से कहा कि चाहे पूरी रात क्यों न लग जाए, वो सबकी फोटोज लेगा। ये सुनकर हॉर्न का दिल डूब गया। उसने मन ही मन मिया को याद किया और सोचा कि वो इस वक्त कहाँ होगी। फिर वो चुपचाप हिजू और तैसू के साथ फोटोज लेने लगी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे ये सब मजेदार भी लग रहा था। अगले दिन ताइसू पार्ट टाइम जॉब से लौट रहा था, तभी उसकी मुलाकात फिर से मिया से हो गई। वो उस वॉकिंग ट्रेल पर खड़ी थी जो हाल ही में कपल्स के बीच काफी फेमस हो चुका था। उसे देखकर ताइसू वहीं रुक गया। इतनी सारी जगहों में वही जगह क्यों? उसने सोचा कि शायद उसे रास्ता बदल लेना चाहिए। मिया आज सामान्य से ज्यादा सजी हुई लग रही थी, इसलिए उसे लगा कि शायद वो किसी डेट पर आई है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो अजीब अजीब पोजेस बनाकर सिली सेल्फीज ले रही थी और फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर उसे समझ आ गया कि वो डेट पर नहीं है। उसे याद आया कि सेमेस्टर शुरू होने के बाद मिया कितनी बदल गई थी। ह्यून जो उसके साथ कई क्लासेस शेयर करती थी, उसने बताया था कि मिया की पॉपुलैरिटी इंसेन हो चुकी है। वह सुंदर थी, इसलिए सबका ध्यान अपने आप उसकी ओर चला जाता था। उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी सबको पसंद आती थी। वो थोड़ा डिस्टेंस रखती थी, लेकिन वही दूरी उसे मिस्टीरियस बना देती थी, जिससे लोग उसके और पास जाना चाहते थे। क्लास में वो सीरियस रहती थी और काफी स्मार्ट भी दिखती थी। कुल मिलाकर उसकी इमेज बहुत स्ट्रांग थी। तैसू ने मन ही मन माना कि वो सच में ऐसी ही थी। यूनिवर्सिटी में लगभग हर लड़का उसे पसंद करता था। सब उसके पीछे पागल थे। वो अकेला नहीं था जो ऐसा सोचता था। उसका स्टाइल अलग बात थी, लेकिन उसकी ब्यूटी को नकारा नहीं जा सकता था। आज भी लोग उसे बार बार देख रहे थे। उसने सोचा कि उस रात के बाद से सब कुछ कितना बदल गया है। अब मिया उसे अवॉइड नहीं करती थी। वे करीबी तो नहीं थे, लेकिन वो अब भी उसे सनबे कहकर बुलाती थी और सामने मिलने पर ग्रीट करती थी। उसने कहा था कि जब तक वे एक ही कैंपस में मिलते रहेंगे तब तक ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। पीछे सोचते हुए ताइसू को लगा कि वो बेवजह ज्यादा कॉन्शियस हो रहा था। वे कैजुअली
बात कर सकते थे, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि सब नॉर्मल ही है। हालांकि मिया अब भी अनप्रेडिक्टेबल थी, लेकिन उसने महसूस किया कि हर बार उसे ही पहला कदम उठाने की जरूरत नहीं है। जब भी वो उसके मामलों में पड़ा, उसे थकाने वाली सिचुएशंस ही मिली। उसने तय किया कि जो भी वो कर रही हो उसे इग्नोर करेगा और घर लौटकर फार्मिंग कंटिन्यू करेगा। लेकिन तभी उसने देखा कि दो लड़के मिया के पास आए। पहले उसे लगा कि शायद वे उसके फ्रेंड्स होंगे, लेकिन फिर उसने सुना कि मिया उनसे कह रही थी कि वो पहले से किसी के साथ है और उन्हें किसी और पर ट्राई करना चाहिए। तभी उसे समझ आया कि वे उसे जानते तक नहीं थे। उनमें से एक लड़के ने पास के बार में ड्रिंक करने का सजेशन दिया, लेकिन मिया ने साफ मना कर दिया। जब वे फिर भी उसे परेशान करने लगे तो तैसू ने इंटरवीन करने के बारे में सोचा, लेकिन रुक गया। उसे याद आया कि मिया ने कहा था कि वो किसी के साथ है। उसने सोचा कि कहीं इंटरफियर करने से वो खुद ट्रबल में न फंस जाए, और तभी मिया अचानक उसके पास आ गई। उसने दोनों लड़कों से कहा कि वो इस वक्त इसी लड़के के साथ एक बडिंग रिलेशनशिप में है। फिर उसने जोर से टाइसू का हाथ पकड़ लिया और कहा कि वे दोनों उन्हें डिस्टर्ब न करें। मिया के अचानक बिहेवियर से टाइसू पूरा शॉक हो गया। उसका दिमाग वहीं फ्रीज हो गया और उसके मन में बस यही चल रहा था कि आखिर मिया सोच क्या रही है। वो कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही मिया उसके और पास झुकाई और धीरे से फुसफुसाकर बोली कि बस अभी के लिए उसके साथ प्ले अलोंग करे, बाद में वो उसका एहसान जरूर चुकाएगी। टाइसू उसे कंफ्यूज नजरों से देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मिया ने बिना सोचे समझे फिर से ऐसा कुछ क्यों बोल दिया। मन ही मन उसने उसे एक ट्रबल मेकर कह दिया। बिना एक पल गंवाए मिया ने तैसू का हाथ कसकर पकड़ लिया और सामने खड़े उन दोनों लड़कों की तरफ मुड़ते हुए बोली कि यही वो लड़का है जिसके साथ वो डेट कर रही है। दोनों लड़के पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पूछा कि क्या वो सच में सीरियस है। ताइसू घबरा गया। उसने नर्वस होकर मिया से पूछा कि क्या उसे सच में समझ है कि उसने अभी क्या बोल दिया है, लेकिन मिया तो पूरी एक्टिंग मूड में थी। वो जरूरत से ज्यादा क्यूट बनते हुए बोली, क्या हुआ हनी पाई? ये सुनते ही ताइसू की हालत और खराब हो गई। तभी उन दोनों लड़कों ने अपना परिचय दिया। एक का नाम माजो था, उम्र 27 साल, दूसरा गो डोंगसू 26 साल का, और दोनों ही ताइसू के पार्ट टाइम जॉब के सीनियर्स निकले। दोनों ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोले कि उन्हें सरप्राइज हुआ ये सुनकर कि ताइसू किसी को डेट कर रहा है। ताइसू ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया और जल्दी से साफ किया कि ये दोनों उसके पार्ट टाइम जॉब के सीनियर्स हैं। ये सुनते ही मिया भी चौंक गई। उसने झुंझलाकर कहा कि ये फिर से कैसे हो गया। उसे याद आ गया कि पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो बड़बड़ाई कि जब भी ताइसू इन्वॉल्व होता है सब कुछ मेस क्यों बन जाता है। इधर यूंजी हाथ में आइसक्रीम लिए सड़क से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर तैसू और मिया पर पड़ी। दोनों को इतने पास खड़ा देखकर वो वहीं रुक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो ताइसू सनबे को मिया अनी के साथ देख रही है। वापस उसी जगह पर मिया घबराकर ताइसू से चिल्लाकर बोली कि जल्दी सबको समझाओ कि उनका ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। तैसू ने उससे पूछा कि उसने बिना सोचे ऐसा क्यों बोल दिया। तभी डेजो ने अपना कैमरा उठा लिया और बोला कि दोनों पास आ जाओ। डोंगसू ने दोनों को खींचकर साइड बाय साइड खड़ा कर दिया और हंसते हुए बोला कि नए नए कपल ऐसे ही लगते हैं। वो बार बार कह रहा था कि और पास आओ। मिया पूरी तरह शर्म से लाल हो चुकी थी। वो लगातार बोलती रही कि ये सब गलत फहमी है। उसने साफ कहा कि ताइसू बस स्कूल का जान पहचान वाला है। उसने सिर्फ इसलिए ऐसा बोला क्योंकि उसे लगा वो लड़के उसे हिट ऑन कर रहे थे। लेकिन डोंगसू ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो हंसते हुए बोला कि हाँ हाँ समझ गया, और फिर भी फोटो के लिए पास आने को कहता रहा। मिया गुस्से में बोली कि क्या उन्हें उसकी बात सुनाई नहीं दे रही। उसी पल तैसू ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तैसू ने धीरे से कहा कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अब स्प्रिंग का सीजन है और इस वक्त लोग हर चीज को प्यार से जोड़ देते हैं। चाहे वो कुछ भी कहें, लोग फिर भी इसे डेटिंग ही समझेंगे। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो लोग बुरे नहीं हैं। डोंगसू और डेजो खुशी खुशी फोटो लेने लगे। हंसते हुए बोले कि दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। उन्होंने खुद को मैच मेकर तक कह दिया और बोले कि आज एक और कपल उन्होंने बना दिया। मिया अब भी शर्माते हुए धीरे से मान गई कि बाहर से देखने पर ऐसा ही लग रहा होगा। ताइसू ने उससे कहा कि उसे पता है उसके साथ रहना अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन थोड़ी देर सहन कर ले। कुछ फोटोज जल्दी खिंच जाएंगी और मामला खत्म हो जाएगा। मिया ने अनमने मन से हामी भर दी। उसने कहा कि अगर वो इतना कह रहा है तो वो कुछ फोटोज ले सकती है। उसका टोन ऐसा था जैसे वो उस पर एहसान कर रही हो। तैसू ने शिकायत की तो मिया हल्की मुस्कान के साथ बोली कि वो मजाक कर रही थी। उसकी वो प्लेफुल स्माइल देखकर ताइसू फिर से ब्लश करने लगा। मिया ने साफ किया कि फोटोज लेने के पीछे कोई स्पेशल रीजन नहीं है, बस सिचुएशन से निकलने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। तैसू ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ देर बाद दोनों की एक अच्छी फोटो खिंच गई। तैसू के दिमाग में आया कि पूरे 5 साल बाद उसने मिया के साथ कोई तस्वीर ली थी। बाद में जब वो यूनिवर्सिटी कैंपस से गुजर रहा था तो उसे लगा जैसे चारों तरफ स्प्रिंग में प्यार खिल रहा हो। सेओहन यूनिवर्सिटी के हर कोने में लोग एक्साइटेड बातें कर रहे थे। कहीं क्लब रिक्रूटमेंट की बातें तो कहीं कपल्स एक ही क्लब ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहे थे। उसे लगा सच में प्यार हर जगह था, मीडिया डिपार्टमेंट में, स्टूडेंट काउंसिल में, हर जगह। बस उसके डिपार्टमेंट को छोड़कर। जब वो क्लब रूम में पहुंचा तो वहाँ लाइट बंद थी। उसके दोस्त उदास बैठे थे। उसने हैरानी से पूछा कि इतने अच्छे मौसम में सब ऐसे क्यों बैठे हैं। दोस्तों ने आह भरते हुए कहा कि जाने को कहीं है ही नहीं। मजाक में बोले कि अगर वो किसी लड़की से मिलवा दे तो अच्छा होगा। फिर खुद ही हंसकर बोले, छोड़, तुझसे तो उम्मीद ही
नहीं। तैसू ने कहा कि जब जवाब पता ही है तो पूछते क्यों हो। उसके मन में आया कि उनका प्रेस्टिजियस मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट स्प्रिंग फीवर से पूरी तरह भरा पड़ा है। ड्रिंकिंग पार्टीज में अटेंडेंस ऑलमोस्ट फुल रहती थी, बस उनका डिपार्टमेंट खाली रहता था। कई लड़कियों ने शिकायत की थी कि सीनियर्स हर बात को डेटिंग से जोड़ देते हैं। इसी वजह से हरासमेंट रिपोर्ट्स भी बढ़ गई थीं। तैसू को बहुत गुस्सा आया। उसने सबको डांटते हुए कहा कि अब डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ग्रुप ड्रिंकिंग पार्टी नहीं होगी। उसने सीनियर्स को वार्निंग दी कि जूनियर्स के साथ प्रॉपर बिहेवियर रखें। इतने गुस्से में तैसू ने बहुत समय बाद देखा था। कुछ लड़के फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगे कि स्प्रिंग में उनकी डेटिंग प्लान्स खराब हो गए। तैसू ने मन ही मन सोचा कि अब उनके डिपार्टमेंट में ठंडी हवा चल रही है। उसने मजाक में कहा कि क्या स्प्रिंग में ही डेटिंग जरूरी है। दोस्तों ने उसे डेटिंग डेड एंड कहकर चढ़ाया। ये सुनकर उसे बुरा जरूर लगा, लेकिन अंदर कहीं उसे एहसास हुआ कि उसे भी डेटिंग में थोड़ी इंटरेस्ट है। कोई ऐसा था जिसे वो दिल में संभाल कर रखे हुए था। और अचानक उसके दिमाग में मिया का चेहरा आ गया। वो खुद चौंक गया कि वो उसे क्यों सोच रहा है। दोस्तों ने उसका ब्लश देख लिया और मजाक उड़ाने लगे। वो जल्दी से मना करता रहा, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। उसे याद आया कि मिया ने कहा था वो उसका एहसान चुकाएगी, लेकिन कैसे उसे खुद नहीं पता था। इसी बीच किसी दोस्त ने पूछा कि क्या वो हॉर्न को डेट कर रहा है। उसने झुंझलाकर फिर से मना किया। उधर हॉर्न अपने कमरे में बैठी उस फोटो को देख रही थी जो उसने तैसू के साथ ली थी। उसकी रूममेट उसे चिढ़ाने लगी, मजाक में बोली कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड की फोटो को घूर रही है। हॉर्न शर्म से लाल हो गई और उसे पागल कहकर चिल्लाई। बातों बातों में शिंदबीन का जिक्र आया, लेकिन हॉर्न ने शांति से कहा कि उसे कोई चिंता नहीं है। उसने बताया कि ताइसू और उस लड़की के बीच मुश्किल से आई कांटेक्ट हुआ था। वो मुस्कुराकर बोली कि वो उसे अच्छे से जानती है। जब तैसू किसी चीज पर ध्यान देता है तो पूरी तरह उसी में डूब जाता है। इधर मिया और हैसू साथ में हंसते हुए तैसू की बातें कर रही थी। मिया ने कुछ कहा जिस पर हैसू जोर से हंस पड़ी। दोनों ने साइड गेट पर स्नैक्स खाने की प्लानिंग बना ली। दूर से तैसू उन्हें हंसते हुए देख रहा था। जब वो पास आया तो दोनों ने नॉर्मल तरीके से उसे ग्रीट किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल घूम रहा था, ये दोनों मेरी ही बात क्यों कर रही थी। अब सीन थोड़ी देर बाद का है। ताइसू फोन पर एक प्रोफेसर से किसी इंपॉर्टेंट बात को लेकर बात कर रहा होता है, जबकि मिया अपने ही फोन में खोई हुई रहती है। इस दौरान तैसू का ध्यान बार बार भटकता रहता है। उनकी थोड़ी देर पहले हुई बातचीत उसे अब भी परेशान कर रही थी। वो लगातार यही सोचता रहता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहे थे और उसका नाम भी कैसे आ गया। ये ख्याल कि शायद उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बात हुई हो उसे अंदर से अनईजी कर देता है। मिया नोटिस कर लेती है कि ताइसू बार बार उसकी तरफ देख रहा है। वो उसे टोकते हुए कहती है कि तुम कब से ऐसे घूरे जा रहे हो, मुझे काफी देर से इरिटेटिंग लग रहा है। ताइसू ऑकवर्ड हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसका बिहेवियर साफ दिख रहा था। मिया हल्की सी टीजिंग स्माइल के साथ पूछती है, क्या तुम ये सोचकर परेशान हो कि कहीं मैंने तुम्हारी बुराई तो नहीं कर दी हायू से। ताइसू का चेहरा लाल होते देख वो और टीज करती है, तुम्हारा एक्सप्रेशन ही सब बता रहा है। तभी ताइसू समझ जाता है कि वो बस उसे टेस्ट कर रही थी। मिया उसे रीअश्योर करती है, इतनी इनकंसिडरेट मैं नहीं हूँ। फिर वो उसे याद दिलाती है कि एमटी के टाइम पर हायू सनबे ने उनकी कितनी हेल्प की थी। उस दौरान उनकी वाइब्स कितनी परफेक्टली मैच कर रही थी, जैसे वो पहले से दोस्त हों। ये सुनकर ताइसू सोचने लगता है कि मिया सच में कितनी बदल चुकी है। पहले वाली मिया शाय और नर्वस रहती थी, सिंपल कॉन्वर्सेशन में भी स्ट्रगल करती थी और किसी से इजीली कनेक्ट नहीं कर पाती थी। शायद यही वजह थी कि वो उसे हमेशा थोड़ा अनफेमिलियर लगती थी। ध्यान ने एक बार कहा था कि मिया अब पूरी तरह बदल चुकी है, और आज उसे देखकर तैसू को वो बात पूरी तरह समझ आ जाती है। तभी मिया स्मर्क करती है और कहती है अब थर्ड व्हील ग्रेसफुली एग्जिट करता है। ताइसू चौंककर उसकी तरफ देखता है। मिया उसे याद दिलाती है कि उसने अपना डेट चुकाने का प्रॉमिस किया था और ये उसी का तरीका है। वो हायू से माफी मांगती है, कहती है कि कोई अर्जेंट काम आ गया है। हायू थोड़ा सरप्राइज्ड होती है, लेकिन मान जाती है। ताइसू डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखता रह जाता है। मिया जाते जाते हल्के से जेस्चर करती है, जैसे कह रही हो अब तुम दोनों अकेले हो। वो उसे गुड लक कहती है और चली जाती है। तैसू शर्मा जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मिया जानबूझकर उसे हायू के साथ सेटअप कर रही थी। फिर भी वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या ये सब ठीक है। मिया एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखती है, फिर चली जाती है। उसके मन में बस यही होता है, डेट तो डेट होता है और मैंने अपना चुका दिया। अब सिर्फ तैसू और हायू बचे होते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता, एमटी के दौरान जिस पल का उसने सपना देखा था वो इतनी आसानी से आ गया, लगभग किसी ड्रीम जैसा। लेकिन अंदर ही अंदर वो नहीं चाहता था कि ये सब ऐसे हो। वो चाहता था कि पहले खुद को थोड़ा प्रिपेयर कर ले। तभी हायू बताती है कि वो मटेरियल्स प्रिपेयर कर चुकी है। ताइसू चौंक जाता है। इतनी जल्दी? उसके अंदर पैनिक उठता है। क्या वो अभी चली जाएगी? वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, कुछ भी, बस पल को थोड़ा और बढ़ाने के लिए। तभी हायू पूछती है, तुमने खाना खाया? वो ब्लिंक करता है सरप्राइज्ड होकर। वो क्लैरिफाई करती है कि उसका मतलब डिनर से था। ताइसू मान लेता है कि उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। फिर दोनों साथ में बाहर जाते हैं कुछ स्वीट खाने। डिजर्ट खाते हुए हियू मुस्कुराकर कहती है, काम के बाद शुगर बूस्ट तो चाहिए ही। ताइसू चारों तरफ देखता है और हैरान होकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि स्कूल के पास ऐसी जगह भी है। हियू कहती है, ये मेरी सीक्रेट स्पॉट है जो सिर्फ मुझे पता है। ताइसू आसपास देखता है और हंसते हुए बोलता है,
सीक्रेट स्पॉट के हिसाब से यहाँ तो हमारी स्कूल के काफी स्टूडेंट्स हैं। फिर वो हंसकर कहता है, लेकिन अगर इसे तुम्हारी सीक्रेट प्लेस मान लूं तो ये स्पेशल लगती है। हायू को देखते हुए ताइसू खुद को रोक नहीं पाता। वो सोचता है कि वो कितनी अमेजिंग है। हियू उसे याद दिलाती है कि ये आउटिंग उस टाइम जैसी नहीं है जब उसने उसे खाना ट्रीट करने की बात कही थी। वो उसे वार्न करती है कि गलत मतलब मत निकालना। बस उसके पास होना ही ताइसू को एनर्जी दे देता है। उसे समझ आ जाता है कि वो उसे इतना पसंद क्यों करता है। उसे याद आता है कि जब वो अकेले रहने आया था, हायू सनबे ने उसकी सबसे ज्यादा मदद की थी, घर ढूंढने से लेकर पार्ट टाइम जॉब्स और एक्सपेंसेस तक। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मददगार थी वो कुछ और थी, उसकी वार्म स्माइल। वो उसे डिजर्ट एंजॉय करते देखता है और फिर वही सोचता है वो सिंपल सी स्माइल कैसे हर दिन उसे आगे बढ़ने की ताकत देती रही। उसने एक बार प्लान किया था कि डिस्चार्ज के बाद कन्फेस करेगा, लेकिन लाइफ बीच में आ जाती रही। पिछले साल वो हैन की केयर में बिजी था और इस साल मिया की वापसी ने सब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जब हायू नोटिस करती है कि वो खोया सा है, वो पूछती है कि क्या हुआ। ताइसू जल्दी से टाल देता है, आंख में कुछ चला गया था। फिर हियू बताती है कि मिया ने कहा था कि वो उससे कुछ कहना चाहता है और वो वेट कर रही थी, सोच रही थी कि शायद वो भूल गया। ताइसू मन ही मन मिया को कोसता है कि वो हर बार बेवजह मेडलिंग क्यों करती है। उसे पता था वो क्या कहना चाहता है, कि वो हायू को पसंद करता है, हमेशा से करता आया है। उसके इमेजिनेशन में वो सब कन्फेस कर देता है, अपने सारे फीलिंग्स बता देता है, लेकिन रियलिटी में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो सोचता है कि अगर उसमें सच में हिम्मत होती तो वो कब का बोल चुका होता। वो ये भी जानता था कि हायू सबके साथ काइंड रहती है, सिर्फ उसके साथ नहीं। क्या हो अगर उसने उसकी काइंडनेस को गलत समझ लिया हो? क्या हो अगर उसने कन्फेस किया और वो ऑकवर्ड हो गई या मना कर दिया? ये ख्याल कि वो उसे रिजेक्ट कर दे या किसी और को पसंद करे उसका सीना कस देता है। तभी ताइसू उस मील के बारे में पूछता है जिसका उसने पहले जिक्र किया था। उसे खुद भी अजीब लगता है कि बस यही बोल पाया। ताइसू नर्वस सा सोचता है कि अगर वो रिजेक्ट हो गया तो वो 1 महीने तक सो नहीं पाएगा, शायद 1 साल तक। फिर वो सजेस्ट करती है कि मिड टर्म्स के बाद साथ में मिलते हैं और कहती है कि हैन को भी ये पसंद आएगा। ताइसू जल्दी से हाँ कर देता है, ऊपर से कैजुअली हंसता है, लेकिन अंदर से स्टिफ और नर्वस होता है। वो सोचता है कि वो उसके सामने हर बार फ्रीज क्यों हो जाता है। फिर वो खुद को याद दिलाता है, कभी कभी जितनी जल्दी बढ़ो उतना ही केयरफुल होना चाहिए। उसे याद आता है कि हायू को तो ग्रेजुएट हो जाना चाहिए था, फिर भी वो अब तक यहाँ है। शायद फेट उसे एक आखिरी चांस दे रहा है। तभी हायू उसे पुकारती है। वो क्या कहता है, वो उसके आइसक्रीम के पास आती है और एक बाइट मांगती है। ताइसू ब्लश कर जाता है जब उसके प्लम्पी लिप्स उसके कोन को छूते हैं। बाद में घर जाते हुए ताइसू खुद ही खुद मुस्कुरा रहा होता है। वो सोचता है कि अगली बार मिया को ट्रीट देगा, क्योंकि उसकी वजह से उसका दिन इतना अच्छा गया। वो अपनी खुशी छुपा नहीं पाता। पास खड़ी एक छोटी लड़की उसकी तरफ इशारा करके हंसती है और उसकी माँ उसे टोकती है, अजीब लोगों को मत घूरो। ताइसू को फर्क नहीं पड़ता, उसका दिल हल्का था। वो सोचता है कि उसने अभी अभी हायू सनबे के साथ एक प्यारी सी डेट खत्म की है। वो सोचता है कि शायद मिया सो रही होगी और उसके लिए कैफेटेरिया से कुछ ले आना चाहिए, लेकिन रास्ते में वो मिया को सड़क के कोने में अकेले बैठा देखता है। वो ड्रंक लग रही होती है, चेहरा लाल और बॉडी बैलेंस बिगड़ा हुआ। ताइसू वहीं रुक जाता है। वो उसका नाम पुकारता है। मिया उसे देखती है, हल्की सी मुस्कुराती है और उसे ग्रीट करती है। इसी बीच यूनिवर्सिटी पब स्ट्रीट पर डैबिन अपना फोन दिखाते हुए चिल्लाती है, सीरियसली इस बंदे को हुआ क्या है? क्या हाँ ताइसू सच में आदमी भी है? मेरी चार्म को रेजिस्ट क्यों कर रहा है? यूंजी ऑकवर्ड होकर बोलती है, तू अब भी कोशिश कर रही है, काफी परसिस्टेंट है तू भी। दाबिन झल्लाकर जवाब देती है, चुप कर, तू तो हिडन कैमरा मॉन्स्टर है। वो एक्सप्लेन करती है कि वो कितनी बार खुद आगे बढ़ी, लेकिन हर बार ताइसू बोल देता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब जाना है। टेक्स्ट्स पर भी वो ऑलमोस्ट कभी रिप्लाई नहीं करता। यहाँ तक कि जब उसने क्लास में उसके पास बैठने की कोशिश की तो 2 स्टूडेंट्स उससे अपोलोजाइज करते हुए बोले, हमें ये सीट रिजर्व करने में 1 हफ्ता लगा है। ये हाँ ताइसू के नोट्स पाने का सबसे सस्ता तरीका है। डाबिन हैरान रह जाती है, ये तो सीट तक बेचता है, वो भी इतने रिडिकुलस प्राइस पर। जब उसने उससे पूछा कि उसका डे ऑफ कब होता है तो उसने साफ बोल दिया, मेरा कोई डे ऑफ नहीं है। उसने कहा कि वो पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना कॉलेज कर रहा है और हफ्ते के 7 दिन काम करके भी बस समहाउ सरवाइव कर पा रहा है। डाबिन चिल्ला उठती है, ये क्या नॉनसेंस है, मुझे ट्यूशन खुद कमानी है वाला ड्रामा। तभी यान वो बोलती है, इस पॉइंट पर तुझे इसे रिजेक्शन ही मान लेना चाहिए। डाबिन गुस्से में बोलती है, अगर एक्सक्यूज बनाना है तो थोड़ा कन्विंसिंग तो बनाओ। वो रोने लगती है, आज तक किसी ने मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। यानवू उसे टोकते हुए कहती है, ऐसे मत बोल, मांगा में यही क्लिशे होता है, फेक लव रियल लव बन जाता है। फिर वो वार्न करती है, हमारी सनबे ने पहले ही नहीं कहा था कि वो डिसेंट लुकिंग है, लेकिन पर्सनालिटी सीरियसली फ्लॉड है। जब कोई लड़की ऐसा बोलती है तो यूजुअली मतलब होता है कि बंदा ट्रबल है, और अगर उसका मकसद सिर्फ हमें सावधान करना होता तो वो डिसेंट लुकिंग क्यों कहती। लेकिन डाबिन कॉन्फिडेंस से बोलती है, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। यानवू ऑकवर्ड होकर पूछती है, इतना कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? डाबिन सोचते हुए बोलती है, शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो एकॉन जैसी लड़की जो हमेशा उसके साथ रहती है। यानवू पूछती है, हॉन सनबे? डाबिन हाँ में सिर हिलाती है। तभी यूंजी बीच में बोलती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। दोनों उसकी तरफ ध्यान से देखती हैं। यूंजी कहती है,
असल में कुछ दिन पहले मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखा था। सीन वापस आता है ताइसू के अपार्टमेंट में। वो अपने रूम में किसी को घूर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो मिया को अपने रूम में ले आया है। वो उसके बेड पर ऐसे सो रही है जैसे अपना ही घर हो। ताइसू बस यही सोच सकता है अब वो क्या करे। तभी मिया करवट बदलती है और एक नोटी सी आवाज निकालती है, शायद कोई ससी ड्रीम देख रही हो। ताइसू उसे देखते हुए सोचता है अगर कोई ये सीन देखे तो जरूर गलत समझेगा, लेकिन अगर मुझे एक पल एक्सप्लेन करने दिया जाए तो ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी। मैं उसे दरवाजे के सामने सोते हुए कैसे छोड़ सकता था और अंदर चला जाता। फिर उसे याद आता है कि असल में हुआ क्या था। उसने मिया से पूछा था कि वो बाहर क्यों बैठी है, तो वो रोते हुए बोली मैं अंदर नहीं जा सकती। जब उसने वजह पूछी तो उसने बताया कि मूवी देखते हुए उसने थोड़ी ड्रिंकिंग की थी और तभी कुछ क्रॉल करता हुआ उसकी तरफ आया। वो एक चीकी कॉकरोच था जो उसके साथ मेट करना चाहता था। वो डर के मारे चिल्लाई और कॉकरोच उसके बेड में घुस गया, इसलिए उसने तय कर लिया कि वो बाहर ही सोएगी। ताइसू समहाउ उसे उसके रूम के दूर तक ले आया, लेकिन उसने डोर कोड एंटर ही नहीं किया और बस यही वजह थी कि वो उसके घर पहुंच गई। ताइसू उसकी जैकेट हैंगर पर टांगते हुए सोचता है कितनी पी थी इसने जो ऐसे पास आउट हो गई। अच्छा हुआ मैंने इसे देख लिया, अगर बाहर कुछ हो जाता तो। वो उसे देखता है और सोचता है तो इतनी बदल कैसे गई और तू किस किस चीज से गुजरी है। उसकी जैकेट देखते हुए वो सोचता है तू काफी ग्रो कर गई है, लगभग 10 नहीं करीब 15 सेंटीमीटर लंबी। ह्यून ने सही कहा था, तू बिल्कुल अलग इंसान लगती है। पहले तू ह्यून जितनी लंबी थी। क्या खाती थी तू? नहीं, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है तू करना क्या चाहती है। हर बार मुझे किसी और के साथ पैर क्यों करने की कोशिश करती है। पहले ह्यून और अब हिजू। क्या तुझे मैं इतना नापसंद हूँ कि मुझे दूर रखना चाहती है? लेकिन अगर ऐसा है तो उस वक्त क्यों? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि तेरे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स बची हो? वो सिर हिलाकर खुद को रोकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर फीलिंग्स होती तो मुझे दूर क्यों धकेलती। उसे एम्प्टी की वो बात याद आती है जब उसने कहा था अगर हम दोबारा मिले ही नहीं होते तो सब बेहतर होता। ताइसू सोचता है शायद पास्ट में सिर्फ मैं ही अटका हुआ हूँ। वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। क्या मुझे भी अब छोड़ देना चाहिए? जिस मिया से मैंने प्यार किया था वो अब सिर्फ मेरी मेमोरीज में है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और शावर चालू कर देता है। कपड़े भीग जाते हैं। वो खुद से कहता है ठीक है अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, अब से मैं भी उसे सिर्फ जूनियर की तरह ट्रीट करूंगा। शायद मैं ही ज्यादा कॉन्शियस हो गया था क्योंकि वो मुझे नोटिस ही नहीं करती। अकेला केयर करना बस हार जैसा लगता है। वो बाल पोंछते हुए सोचता है अब मेरी जिंदगी में उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई है। हैसू संबे वही है जिसने मेरे दिमाग से कॉस्ट इफेक्टिवनेस शब्द मिटा दिया जब मुझे लगा था डेटिंग वर्थ इट नहीं है। उसे याद आता है कि लोग कहते हैं उसने 100 से ज्यादा लोगों को रिजेक्ट किया है। कोई पूछता है क्या हिजू वही फेमस संडे है जो फोर्ट्रेस जैसी है। लोग मजाक करते हैं अगर वो ग्रेजुएशन से पहले डेट कर ले तो हम डिपार्टमेंट को 100 मिलियन डोनेट करेंगे। प्रेजेंट में ताइसू सोचता है मेरी ओपोनेंट है मेटाकॉम डिपार्टमेंट की फोर्ट्रेस गॉडेस। मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगा कि किसी ऐसे इंसान से चिपका रहूं जिसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। अगर वो मुझे केयर करना छोड़ चुकी है तो मैं भी छोड़ दूंगा। इतना केयरफ्री कैसे हो सकती है मेरा दिल उलट पुलट करके। कम से कम आज नाइट शिफ्ट नहीं है तो मैं गेमिंग कर सकता हूँ जब तक नींद ना आ जाए। तभी वो सुनता है कि मिया अजीब आवाज कर रही है। वो देखता है कि वो प्यूक करने वाली है। तैसू के पसीने छूट जाते हैं। वो उससे गिड़गिड़ाता है प्लीज मत कर। वो सोचता है कि क्या उसे बाहर ही छोड़ देना चाहिए था। फिर वो खुद को समझाता है बस आज के लिए सह ले, 2-3 घंटे में ये जाग ही जाएगी। अचानक मिया अपनी टी शर्ट ऊपर उठाती है और बोलती है बहुत गर्मी है। ये देखकर ताइसू फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो सोचता है अभी अभी तो मैंने खुद को कूल किया था। ठीक है ये पहली बार तो नहीं है जब मैंने इसे ऐसे देखा हो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब केयर नहीं करूंगा। तभी वो सच में प्यूक कर देती है। उसका नाइटमेयर सच हो जाता है। वो उसे ब्लैंकेट में लपेटता है और रूम से बाहर ले जाता है। वो खुद से बोलता है वैसे भी उसी ने कहा था कि वो मुझ पर कोई डेट नहीं रखना चाहती और उसी ने कहा था कि मैं उसके मैटर्स में मेडल ना करूं। मैं उसे इसलिए बाहर नहीं निकाल रहा क्योंकि मैं कॉन्शियस हूँ। तभी वो एक फीमेल वॉइस सुनता है जो उसका नाम पुकारती है। ताइसू फ्रीज हो जाता है। वो उस आवाज को पहचान लेता है। वो मिया की तरफ देखता है और कोई पूछता है ताइसू तुम क्या कर रहे हो। थोड़ी देर बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। ताइसू के अपार्टमेंट का माहौल भारी है। मिया हल्की सी हिलती है और नींद से जाग जाती है। कुछ पल के लिए वो पूरी तरह कंफ्यूज रहती है। वो अपने सामने खड़े उस शेडी से आदमी को देखती है। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। आंखों में आंसू होते हैं और कांपती आवाज में पूछता है अच्छा सपना आया था क्या। मिया जोर से ब्लश कर जाती है और ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए पूछती है हाइसू तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। फिर वो चारों तरफ देखती है और कंफ्यूजन में रियलाइज करती है कि वो एक्चुअली हॉलवे में है। वो अपने चारों ओर लिपटी ब्लैंकेट को नोटिस करती है। फिर उसकी तरफ देखती है और पूछती है तुम रो क्यों रहे हो। वो अचानक ब्लैंकेट खींच लेता है और ठंडी आवाज में बोलता है अगर तुम जाग गई हो तो मैं ब्लैंकेट वापस ले रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है तुमने पहले कहा था ना कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। मिया कंफ्यूज्ड होकर धीरे से हाँ कहती है। वो जवाब देता है मुझे लगता है तुम सही थी। मैं भी अब यही सोचता हूँ। आज जो भी हुआ उसका बिल मैं कल सेटल कर दूंगा। अचानक वो दूर जोर से बंद कर देता है और बोलता है अब से तुम सड़क पर बेहोश हो जाओ या कुछ भी हो
रहो, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मिया अपने बालों को उलझाते हुए सोचती है, ये सब बोलने का मतलब क्या था? क्या कुछ बुरा हो गया? दूसरी तरफ दूर के पीछे से ताइसू की आवाज आती है। जब भी मिया इन्वॉल्व होती है कुछ भी सही क्यों नहीं होता। इसके बाद टाइम स्किप होता है और सीन पहुंचता है लेट मार्च में, जब पूरे कैंपस में क्लब्स रिक्रूटमेंट शुरू हो जाती है। ताइसू यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हुए स्टूडेंट्स को सुनता है जो एक्साइटेड होकर क्लब्स ज्वाइन करने की बातें कर रहे होते हैं। सब बोल रहे होते हैं कि इस कॉलेज में कितने सारे क्लब्स हैं। तभी ताइसू अचानक रुक जाता है क्योंकि उसके सामने ही मिया खड़ी होती है। दोनों एक साथ बुदबुदाते हैं, फिर से तुम। लगता है उनकी सोशल डिस्टेंसिंग अब भी पूरी तरह फेल हो रही है। ताइसू सार्कास्टिक अंदाज में बोलता है, ओ देखो कौन है, मेरी जूनियर चामाया, जिसने बड़े कॉन्फिडेंस से प्रॉमिस किया था कि मुझे सनबे के साथ सेट करवाएगी और फिर क्रूशियल मोमेंट पर सब रूइन कर दिया। मिया घबरा कर बोलती है, क्या तुम हर बार मिलते ही यही बात उठाओगे? मैं ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ। ताइसू हंसते हुए कहता है, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? बस मजाक था। तभी उस रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हियू वहाँ पहुँचती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताइसू पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है और हकलाने लगता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? हियू थोड़ी देर रुकती है और फिर बोलती है, मेरी फैमिली ने खाना भेजा था, लेकिन मेरे और मेरी रूममेट के लिए बहुत ज्यादा है, तो सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर लूं। वो मिया को सोते हुए देखती है और हल्की सी मुस्कान देती है, फिर जल्दी से बोलती है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे प्राइवेट टाइम में घुस गई। अब से आने से पहले कांटेक्ट कर लिया करूंगी। ताइसू डेस्परेट होकर उसका नाम पुकारता है। ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो जा चुकी होती है। अगले दिन ताइसू मिया को हियू के पास ले जाता है और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि मिया उसकी नेबर है और जब उसने उसे ड्रंक हालत में बाहर पड़ा देखा तो वो उसे अंदर ले आया। थोड़ी देर बाद ताइसू मिया से पूछता है, क्या तुम्हें इंसोम्निया है? मिया जवाब देती है, पूरी इंसोम्निया नहीं, लेकिन लेटली नींद ठीक से नहीं आती, इसलिए सोने से पहले अकेले थोड़ा ड्रिंक कर लेती हूँ। मैंने कभी ब्लैकआउट नहीं किया था। मुझे सच में सॉरी है, ये मेरी गलती थी। मुझे रूम में क्या हुआ कुछ भी याद नहीं है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। ताइसू बोलता है, तो क्योंकि तुम्हें याद नहीं है मुझे चार्ज नहीं करना चाहिए या प्रिटेंड करें कि कुछ हुआ ही नहीं? मिया गुस्से में आकर उस पर चीजें फेंकती है और बोलती है, हर एक सेंट चार्ज करना, लेकिन अगर तुमने उस रात की बातें कहीं भी बताई तो मैं लॉयर लेकर आऊंगी, समझे? वो दूर पटक कर चली जाती है। ताइसू डिसाइड करता है कि अब वो उससे स्ट्रिक्ट डिस्टेंस रखेगा, लेकिन प्रेजेंट में वो फिर से उससे टकरा चुका है। तभी युंजी पीछे से आकर मिया को हक कर लेती है और बोलती है, फ्लायर्स बांटने चलना है हंटिंग से पहले। मिया अचानक फ्लस्टर्ड हो जाती है। युंजी टीजिंग करते हुए बोलती है, स्प्रिंग में लोनलीनेस समझ में आती है। मिया जोर से ब्लश करती है और पूछती है, हंटिंग? यहाँ हंटिंग का मतलब है बॉयफ्रेंड हंटिंग। फिर युंजी ताइसू को ग्रीट करती है। ताइसू को उसका नाम याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसे कैमरा इंसिडेंट याद आता है और वो बोलता है, युंजी, फ्लायर्स किस चीज के हैं? क्या तुम पार्ट टाइम कर रही हो? युंजी मुस्कुराकर बोलती है, नहीं, दाबिन क्लब स्टार्ट कर रही है। ताइसू सरप्राइज होकर पूछता है, ज्वाइन करने के बजाय खुद क्लब क्यों? युंजी बोलती है, यूनिवर्सिटी लाइफ एक बार ही मिलती है, सिर्फ ज्वाइन करना बोरिंग है। वो फ्लायर आगे बढ़ाकर पूछती है, तुम भी ज्वाइन करोगे? क्लब का नाम है गेम डेव क्लब। फ्लायर पर लिखा है फाउंडिंग मेंबर्स रिक्वायर्ड, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ताइसू फ्लायर देखकर बोलता है, ये फ्लायर थोड़ा हाफ हार्टेड नहीं है, कॉन्टैक्ट इन्फो भी नहीं। युंजी सीधा जवाब देती है, जानबूझकर है, फाउंडिंग मेंबर्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, रिक्रूटमेंट बस फॉर्मेलिटी है। सीन फिर शिफ्ट होता है। ताइसू एक क्लासरूम में एंटर करता है और मिया को देखता है। वो पूछता है, तुम मुझे स्टॉक कर रही हो? मिया पलटकर जवाब देती है, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। ताइसू डोर बंद करते हुए बोलती है, मैं बाहर वेट करूंगा। मिया चिल्लाती है, अंदर आ जाओ, अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो रही है। ताइसू अंदर आता है और लॉकर खोलता है जो बुक से भरा होता है। वो मिया को देखता है और मन में सोचता है, अगर ये माया असली है या नहीं, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, वो उसे घूरता है। मिया हल्का ब्लश करती है और खांसती है। वो बुक बंद करके पूछती है, क्या देख रहे हो? ताइसू थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है, बस फैसिनेटिंग लगा। इंसोम्निया होने के बावजूद तुम काफी लाइवली लगती हो, डार्क सर्कल्स भी नहीं। मिया झुंझलाकर बोलती है, तुम बेवकूफ हो, मेकअप नाम की चीज होती है। फिर वो बोलती है, मेरी इंसोम्निया तुम्हारी वजह से नहीं है, स्लीप स्केड्यूल बस मेस्ड अप है। ताइसू कैजुअली बोलता है, ओ ओके। मिया इरिटेट होकर कहती है, ये कैसा रिएक्शन है? ताइसू मुस्कुराकर बोलता है, मुझे लगा शायद तुम सारी रात गेम्स खेलती हो। मिया कंफ्यूज होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता? तभी दाबिन रूम में एंटर करती है, खुश होकर ग्रीट करती हुई। ताइसू बोलता है, तुम ही हो ना फॉलन पावर एंजल, सर्वर की 5th रैंक्ड गिल्ड की मास्टर? दाबिन वहीं फ्रीज हो जाती है। गेम का मेमोरी दिखाया जाता है। दाबिन, जिसका गेम नेम रिच बग है, अपने मास्टर फॉलन पावर एंजल के साथ खड़ी है। मेमोरी खत्म होती है। प्रेजेंट में दाबिन शॉक में बुदबुदाती है, मिया आनी इज फॉलन पावर एंजल? क्या कहा तुमने? दाबिन तेजी से क्लासरूम से बाहर निकल जाती है, लेकिन कॉरिडोर में आकर वहीं खड़ी रह जाती है। उसके दिमाग में थॉट्स बेकाबू होकर घूमने लगते हैं। वो खुद से सवाल करती है, क्या सच में मिया आनी ही फॉलन पावर एंजल है? उसका चेहरा जोर से ब्लश कर जाता है। क्या वो वही मास्टर है जिससे मैं प्यार करती हूँ? लेकिन फिर उसे अजीब सा लगता है। वो सोचती है, अगर मिया आनी ही मास्टर है तो फिर उसका हाउ के साथ इतना घुलना मिलना कैसे पॉसिबल है? और उन्हें पुलिस स्टेशन भी तो जाना पड़ा था। तभी उसे क्लासरूम के अंदर से मिया की आवाज सुनाई देती है। मिया गुस्से में तैसू को डांट रही होती है, हम
हमने स्कूल में उस टॉपिक पर बात न करने का डिसाइड किया था। ताइसू कैजुअली जवाब देता है, ओ हाँ सही, मैं भूल गया था कि तुम्हारी गिल्ड के काफी एनिमीज हैं। ये सुनते ही दबीन को यूनजी की कई बातें याद आ जाती हैं। यूनजी ने कहा था अगर कोई डेटिंग कर रहा है तो वो ह्यून सनबाए नहीं है, वो मिया अनी है। मैंने खुद देखा है। पार्क में दोनों आम नाम चलते हुए फोटोज खिंचवा रहे थे। एमटी के दौरान भी चुपचाप गायब हो गए थे और स्कूल में भी अक्सर साथ दिखते हैं। डाबिन सोचने लगती है क्या ये दोनों काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं। उसका इमेजिनेशन चालू हो जाता है। वो मिया को प्यार से ताइसू से कहते हुए इमेजिन करती है, ओ गॉश हनी, हमने डिसाइड किया था ना कि ये स्टोरी हमारा लिटिल सीक्रेट रहेगा। ताइसू शर्माते हुए बोलता है, सॉरी बेब, बस दिमाग से निकल गया। ये सोचकर डाबिन पूरी तरह शॉक में चली जाती है। क्या ये सच में उस तरह के रिलेशनशिप में है। वो भारी कदमों से लेक्चर रूम 3 की तरफ बढ़ती है। रूम के अंदर जाते ही वो फ्रोजन सी खड़ी रह जाती है। तभी उसकी फ्रेंड यानवू उसके पास आती है और पूछती है, तू इतनी लेट क्यों है, मैं तुझे ढूंढने ही वाली थी, कॉल भी नहीं उठाया। डाबिन कांपती आवाज में यानवू को पकड़ लेती है और बोलती है, अगर तुम्हें पता चले कि जिस मास्टर को तुम रिस्पेक्ट करती हो वो किसी जर्क के साथ मेस्ड अप रिलेशनशिप में है तो तुम क्या करोगी। यानवू कंफ्यूज होकर पूछती है, तू क्या बोल रही है, ये गेम की बात है क्या। डाबिन उसे हिला हिलाकर बोलती है, नहीं, ये हाँ तेसू और मिया उन्नी की बात है। यूनजी ने कहा कि उसने उन्हें डेट पर देखा है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उनके लिए खुश होना चाहिए, क्या सच में मुझे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है, किसने क्या किया और किसके साथ। दोनों पलटकर देखते हैं। वहाँ हयान खड़ी होती है, हाथ में प्रोटीन शेक पकड़े हुए, और उसकी ग्रिप धीरे धीरे टाइट हो रही होती है। वो सिर हल्का सा झुकाकर खतरनाक अंदाज में पूछती है, जरा डिटेल में बताओ। डाबिन डर के मारे निगलती है और मन ही मन सोचता है, एक वाइल्ड एकॉन अपीयर हो गई है। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है। एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक लड़की डोरबेल बजाती है। डोरबेल काम नहीं करती तो वो पागलों की तरह बेल स्पैम करने लगती है। कंफ्यूज्ड ताइसू डोर खोलता है। बाहर खड़ी होती है हायान। ताइसू पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। यान फिर भी बेल दबाती रहती है और बोलती है, मिया अनी से चैट करने आई हूँ, बेल काम नहीं कर रही। ताइसू उसे घूरते हुए बोलता है, शायद बेल खराब है। हायान अचानक रुक जाती है और अपने पी ब्रेन से पूछती है, सच में खराब है। थोड़ी देर बाद का सीन। हैन ने जो रूमर्स सुने थे वो तेसू को बता दिए होते हैं। ताइसू हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, क्या लोग बोल रहे हैं कि मैं चामिया को डेट कर रहा हूँ। ये नॉनसेंस किसने फैलाया। यान चाय का कप पकड़कर बोलती है, हाँ ये सच नहीं है ना। ताइसू तुरंत बोलता है, ऑफ कोर्स नॉनसेंस है, तुमने खुद उस दिन सुना था ना, शामिया ने खुद कहा था कि हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। यान मुस्कुराकर बोलती है, हाँ सुना था, बस कंफर्म करना था कि मिया अनी को भी पता है या नहीं। लेकिन ताइसू उसकी डार्क ऑरा नोटिस कर लेता है। वो पूछता है, सिर्फ कंफर्म करने के लिए ही है ना। हायान शाय होकर चाय पीती है और बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं एनी को क्या ही करूंगी। फिर पूछती है, वैसे तुम यहाँ क्यों हो। ताइसू बताता है, आज ट्यूटरिंग कैंसिल हो गई, 9 बजे पार्ट टाइम जॉब से पहले फ्री हूँ। यान ब्लश करते हुए बोलती है, तो करीब 3 घंटे फ्री, तो क्या हम थोड़ी वॉक पर चले। लेकिन ताइसू तुरंत बोल देता है, सॉरी साइड जॉब चल रहा है। हायान फिर भी चेयरफुल रहती है, कोई बात नहीं, काम फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो पूछती है, जब तक तुम फ्री न हो जाओ मैं रूम में वेट कर लूं। ताइसू हाँ में सिर हिलाता है। हायान ऑकवर्ड हंसती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ताइसू भी ऑकवर्ड हंसता है और मन ही मन सोचता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि हान को मेरे लिए फीलिंग्स हैं। उसे चाइल्डहुड याद आती है। 11 साल की हायान जो राइस के एक्सक्यूज के लिए सब कुछ कर लेती थी। गुआंग जांग डांग की क्रेजी चिवावा। तैसू सोचता है, मेरी नजरों में हान अब भी वही बच्ची है, शायद इसलिए कि हम बचपन से साथ हैं। हान बीच में बोलती है, अगले हफ्ते मेरे ब्रदर्स आ रहे हैं, उन्होंने मीट ट्रीट प्रॉमिस की है। ताइसू तुरंत बोल देता है, सॉरी मैं बिजी हूँ। हान साई करती है, आपा बिजी है, हम क्या कर सकते हैं। ताइसू हंसते हुए सोचता है कि उनके ब्रदर्स सच में मुझे गंजा कर देंगे। उसके दिमाग में मेमोरीज आती हैं, अगर तुम ह्यून पर लाइन मारोगे तो तुम्हें बॉल्ड बना देंगे। वो सोचता है, अगर मैंने उसे कभी फ्रेंड से ज्यादा देखा तो मेरा हेयर फ्रेम में होगा। वो ह्यान को देखता है और सोचता है, वो सच में बदल गई है, लेकिन चामिया जितनी नहीं। फिर उसका दिमाग मिया पर चला जाता है, क्या वो सच में कोई और है या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। तभी ह्यान उसके बहुत पास आ जाती है। वो बोलती है, आपा तुम्हारा फेस लाल है। वो उसका फॉरहेड छूती है, तुम रेस्टलेस लग रहे थे। तैसू का दिल तेज धड़कने लगता है। वो सोचता है ये मिया की वजह से है। हायान भी रियलाइज करती है कि वो कितनी पास आ गई है। उसके दिमाग में रूममेट की बात आती है, चांस का इंतजार मत करो, क्रिएट करो। वो ब्लश करती है, एटमॉस्फेयर इंटीमेट हो जाता है। ताइसू उसका नाम लो टोन में लेता है। हायान भी उसका नाम बुलाती है। वो आगे बढ़ती है, तभी डोरबेल बजती है। मोमेंट टूट जाता है। बाहर से मिया की आवाज आती है, ताइसू तुम घर पर हो। वो फिर बेल बजाती है, लगता है वो घर पर नहीं है। ह्यून अचानक ताइसू का मुंह ढक लेती है। जैसे ही मिया बाहर से बोलती है कि उसे कमरे के अंदर से कीबोर्ड की आवाजें अजीब लग रही थीं। ताइसू सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि ह्यून ने उसे पिन कर रखा था और उसका मुंह पूरी तरह कवर कर दिया था। वो इशारे में बताने की कोशिश करता है कि उसे सांस नहीं आ रही, लेकिन ह्यून बस उसे चुप रहने को कहती है। इस मोमेंट में साफ दिखता है कि ह्यून की यान्द्रे पर्सनालिटी एक्टिव हो चुकी है। इधर मिया को जरा भी अंदाजा नहीं है। वो कैजुअली बोलती है कि वो बस ये बताने आई थी कि उसने गलती से एक पैकेज खोल लिया क्योंकि वो गलत एड्रेस पर
डिलीवर हो गया था, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मिया कहती है कि कोई बात नहीं, वो कल स्कूल में एक्सप्लेन कर देगी और वहाँ से चली जाती है। जैसे ही कोस्ट क्लियर होती है, ह्यून राहत की सांस छोड़ती है और कहती है ये तो अचानक सरप्राइज निकल आया। फिर वो नीचे ताइसू की तरफ देखती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। अगले ही पल वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि तैसू के मुंह से झाग निकल रहा होता है। ह्यून ने गलती से अपने ही चाइल्डहुड फ्रेंड को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। ताइसू अंदर ही अंदर सोचता है यही आखिरी वजह है कि मैं ह्यून को डेट नहीं कर सकता। ह्यून जोर जोर से रोने लगती है और उसे हिलाते हुए पूछती है कि क्या वो ठीक है। ताइसू अपने मन में कहता है सिर्फ 1 साल पहले लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि मैं ह्यून की फीलिंग्स नहीं समझता, और अब सब यही कहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी लोग क्या कहते हैं। उसका एक दोस्त जो नशे में होता है बोलता है कि ह्यूमैनिटी के लिए उसे ह्यून को संभाल कर रखना चाहिए। दूसरा दोस्त कहता है कि ह्यून बहुत ज्यादा इंटेंस है, इसलिए वो उसे डेट नहीं करना चाहता और ताइसू को ही उसे संभालना चाहिए। ताइसू को और भी पुराने सीन्स याद आते हैं। एक बार ह्यून ने एक पिकपॉकेट को जोर से किक किया था। एक और बार उसने एक मोलेस्टर को पीछे से किक मारी थी। उसके चेहरे पर कोई रिमॉर्स नहीं था, बल्कि उसने कहा था कि उसे लोगों को पीट कर सेटिस्फैक्शन मिलता है। ताइसू मन ही मन कहता है ह्यून से जुड़ी लेजेंडरी स्टोरीज कम नहीं है। बचपन से ही ह्यून ऐसे माहौल में बड़ी हुई थी जहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही रूल था। उसने सीखा था कि स्ट्रेंथ ही जस्टिस है। इसी वजह से उसकी इस नेचर को सप्रेस करने में बहुत समय लगा। फिर एक सीन आता है जहाँ ह्यून पूछती है कि क्या सामने वाला उसकी बात सुन नहीं रहा। वो चॉपस्टिक से टेबल में जोर से छेद कर देती है और कहती है ये अजीब है, मैंने तो साफ साफ एक्सप्लेन किया था और सामने वाला समझ भी गया था। उसकी फ्रेंड्स उसे वार्न करती हैं कि वो अपनी ताकत कंट्रोल करे वरना फिर से रिपेयर बिल आएगा। ताइसू के दोस्त उससे कहते हैं कि इतनी वाइल्ड होने के बावजूद ह्यून उसके सामने जेंटल रहती है। एक और दोस्त मानता है कि दोनों हेवन मेड मैच हैं, लेकिन ताइसू ऐसा नहीं सोचता। वो ह्यून की तुलना एक एलिफेंट से करता है और खुद को एक एंट मानते हुए कहता है एक चींटी हाथी के साथ खाना कैसे खा सकती है। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। ह्यून एक छोटे एलिफेंट की तरह रोती हुई ताइसू को जोर जोर से हिलाती है और उसे आपा आपा कहकर बुलाती है। ताइसू अंदर ही अंदर सोचता है मुझे पता है ह्यून दयालु है और एक अच्छी इंसान है, लेकिन उसके इंस्टिंक्ट्स जो कभी कभी बाहर निकल आते हैं वो बहुत डरावने हैं। इसी वजह से वो आज काम पर न जाने का फैसला करता है। वक्त तेजी से बीतता है। अब मिड अप्रैल है और मिड टर्म्स करीब हैं। गेम डेव क्लब में डाबिन परेशान होकर बोलती है वाई मिड टर्म्स इतनी जल्दी क्यों आ गए, ऐसा लग रहा है जैसे एंट्रांस सेरेमनी कल ही हुई थी। यान वो बताती है कि सेमेस्टर शुरू हुए 8 हफ्ते हो चुके हैं। डाबिन कहती है कि उसे ये पता है और टेबल पर सिर रखकर बोलती है सब कुछ एक साथ ही क्यों बिगड़ता है, पहले से ही सर दर्द हो रहा है। यूंजी पूछती है कि क्या हुआ। यान वो बताती है कि डबिन मिया यूनी की बात कर रही है। यूंजी हैरानी से पूछती है कि अचानक मिया क्यों। डबिन कहती है कि ये यूंजी की पहले वाली बात की वजह से है, मिया यूनी और हाँ तैसू को लेकर। यूंजी पूछती है कि क्या वो डेटिंग वाली बात है। डबिन कहती है कि उसे नहीं पता कि रिलेशनशिप कंफर्म हुई है या नहीं। तभी मिया अंदर आती है और पूछती है कि कौन डेटिंग कर रहा है। मिया को देखते ही डबिन जोर से चीखती है और गेमर स्किल से गायब हो जाती है। यूंजी खुशी से अपनी बेस्टी को ग्रीट करती है। यान वो भी मिया को ग्रीट करती है। कंफ्यूज्ड मिया पूछती है डाबिन अभी यही नहीं थी। उधर डाबिन कुशन को गले लगाकर हकलाते हुए मिया को ग्रीट करती है। सब सोचते हैं कि वो इतनी तेजी से वहाँ कैसे पहुंची। मिया पूछती है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। डाबिन जोर से ब्लश करती है और अंदर ही अंदर सोचता है मिया यूनी गिल्ड मास्टर है और वो हाँ ताइसू के साथ रिलेशनशिप में है। यान वो मिया को देखती है और कहती है कि वो थोड़ी टायर्ड लग रही है। मिया ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है कि उसने कंसीलर से छुपाने की कोशिश की थी। तभी यूंजी सीधे पूछ लेती है क्या तुम पूरी रात हाँ तैसू के साथ डेट पर थी। डाबिन अंदर ही अंदर घबरा जाती है कि इतना डायरेक्ट सवाल नहीं पूछना चाहिए था। मिया के कान लाल हो जाते हैं और वो हकलाते हुए पूछती है कि अचानक तैसू का नाम क्यों लिया। यूंजी सीधा बोलती है कि उसने दोनों को पार्क में देखा था। डाबिन एक्साइटेड हो जाती है। यूंजी मिया के करीबी जाकर पूछती है सीक्रेट डेटिंग पब्लिक नहीं करना चाहती, ऐसा समझे। मिया रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने ही वाली होती है। सीन वुमेन्स टॉयलेट में शिफ्ट होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। मिया बताती है कि वो और ताइसू एनिमीज जैसे हैं और पुलिस स्टेशन में बड़ा इंसिडेंट हुआ था। डाबिन कहती है कि उस एक्सप्रेशन के साथ कोई रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर वो ब्लश करते हुए सोचता है अगर कुछ नहीं है तो चांस अभी भी है। बाहर निकलते ही वो खुद से डर जाती है। चांस किस चीज का। वो कंफ्यूजन में चिल्लाती है क्लासिक मंगा क्लीशे नफरत से प्यार। अब मिया अकेले चलते हुए सोचती है कि लोग उसे और ताइसू को साथ देखकर डेटिंग समझ रहे हैं। वो डिनाई करती है, लेकिन पास्ट इंटरेक्शंस याद करके मान लेती है कि वो सच में काफी बार मिले हैं। वो सोचता है हाँ तैसू से मिलने के बाद सब कुछ मेसी क्यों हो गया। तभी वो तैसू से टकरा जाती है। वो चौंक कर उसका नाम लेती है। ताइसू मजाक में पूछता है कि क्या वो भूत लग रहा था। मिया ब्लश करके नजरें हटा लेती है। ताइसू पूछता है कि आज वो प्लेन कपड़ों में क्यों है। मिया एग्जाम टाइम का बहाना देती है और फिर खुद से सवाल करती है कि वो एक्सप्लेन क्यों कर रही है। तैसू कहता है कि उसे वो पुरानी वाली मिया याद आ रही है और वो अच्छी लग रही है। मिया स्टन्ड रह जाती है। ताइसू बाय कहकर चला जाता है। मिया उसे वेव करती है, फिर जोर से ब्लश करके मुड़ जाती है। वो सोचता है हाँ
तैसू से मिलने के बाद कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा और आज एलिवेटर में फंसना भी प्लान का हिस्सा नहीं था। आज लगता है किस्मत ने दोनों को जानबूझकर एलिवेटर में फंसाया। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। एलिवेटर के अंदर ताइसू इमरजेंसी बटन दबाता है और कामली पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, प्रॉब्लम क्या है और अपार्टमेंट बिल्डिंग की एग्जैक्ट लोकेशन। कॉल खत्म करके वो मिया से कहता है रश आवर की वजह से लगभग 30 मिनट्स लग सकते हैं। मिया उसे वाइड आइज से घूरती है। ताइसू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है क्या हुआ, क्या इस बात से डर लग रहा है कि हम यहाँ अकेले फंसे हुए हैं? वो हल्का सा मजाक में जोड़ता है डोंट वरी, कैमरा तो है ही उधर, कुछ भी होगा तो। लेकिन मिया उसे बीच में ही काट देती है। नहीं, वो बात नहीं है। उसकी आवाज कांप रही होती है। तुम इतने काम कैसे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? वो धीरे से कहती है मुझे तो लगा मेरा दिल अभी गिर ही जाएगा। ताइसू कंधे उचकाकर कहता है रेंट सस्ता है ना, तो ऐसी चीजें हैपन होना अंडरस्टैंडेबल है। मिया इरिटेट होकर बोलती है मैं वो नहीं कह रही हूँ। वो सच में डर चुकी होती है। ये पूरा सीन हॉरर मूवीज जैसा नहीं लग रहा? अब कोई क्रीपी रिंगटोन बजेगी, एलिवेटर हिलने लगेगा। ताइसू कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे चढ़ाता है क्या तुम्हें गोस्ट्स में विश्वास है? चाहो तो मैं एक डरावनी स्टोरी सुना दूं? मिया पीछे हट जाती है और चिल्लाती है ऐसा मत करना, अगर किया तो मैं सच में मार दूंगी। वो गहरी सांस लेकर बोलती है बचपन में कोई था जो इस सब में बहुत इंटरेस्टेड था। तुम जानते हो वो फीलिंग, गेम में हीलिंग आइटम मिले और वो असल में पॉइजन निकल जाए। वो साफ बोल देती है गोस्ट्स, मॉन्स्टर्स, स्पिरिट्स, ये सब मेरे लिए एब्सोल्यूट एनो है। मुझे समझ नहीं आता लोग पैसे देकर ये सब क्यों देखते हैं। अचानक लाइट्स ऑफ, जोरदार थंडर की आवाज गूंजती है। मिया पूरी ताकत से चीखती है गोस्ट। ताइसू पैनिक में बोलता है काम डाउन, शांत हो जाओ। लेकिन मिया लगातार चीखती रहती है। आखिरकार वो उसे सीधे अपने सीने से लगा लेता है। मिया शॉक में फ्रीज हो जाती है। ताइसू अपना फ्लैशलाइट ऑन करता है। शांत हो जाओ, ये बस टेम्पररी पावर आउटेज है। मिया का चेहरा उसके सीने में दबा होता है। उसके कान लाल हो जाते हैं। ताइसू सॉफ्टली बोलता है तुम इतनी जंपी कब से हो गई? पहले तो ऐसे एक्ट करती थी जैसे किसी चीज से डर ही नहीं लगता। उसी पल लाइट्स वापस आ जाती हैं। ताइसू थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है देखा, सब ठीक है, घबराओगी तो चोट लगने का ज्यादा खतरा होता है। फिर उसे एहसास होता है कि मिया अब भी उसके सीने से लगी हुई है। अब ताइसू खुद जोर से ब्लश करता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। हकलाते हुए बोलता है ये वैसा नहीं है जैसा लग रहा है, मैं बस तुम्हें काम करने की कोशिश कर रहा था। मिया तेज आवाज में बोलती है मुझे पता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। चेहरा लाल किए वो फिर दोहराती है मैं समझ गई हूँ। ताइसू नोटिस करता है कि वो अब भी कांप रही है। अगले सीन में मिया उसके जैकेट में लिपटी हुई होती है। ताइसू कहता है काश टाउल या कुछ और होता, अभी के लिए बस टॉलरेट कर लो, थोड़ा ठंडा लग सकता है। मिया उसे देखती रहती है। ताइसू पूछता है कुछ कहना है? वो हिचकिचाते हुए बोलती है नहीं, बस एक चीज के बारे में क्यूरियस थी। ताइसू फोन चेक करता है। मैंने हंट ऑटो पर लगाया था, रिमोट चेक करना चाह रहा था लेकिन इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा, शायद एलिवेटर की वजह से। मिया उसे घूरकर पूछती है ऐसे टाइम पर भी तुम्हें यही सब सूझ रहा है? ताइसू कामली बोलता है 100 गोल्ड भी मिल जाए तो मदद होती है लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने में। तुम जानती हो फार्मिंग एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करना कितना जरूरी है। मिया कुछ देर उसे देखती रहती है, फिर बोलती है एक्चुअली एक बात पूछनी थी। ताइसू पूछता है क्या? वो सीधे सवाल करती है तुम हमेशा पैसे की बात क्यों करते रहते हो? ताइसू आईब्रो उठाकर कहता है फिर से लड़ाई शुरू करने का मन है? मिया तुरंत मना करती है नहीं, बस तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा है, फिर पार्ट टाइम जॉब्स क्यों? वो आगे जोड़ती है अलाउंस कम है, गेमिंग भी रिस्की नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं थे? ताइसू कुछ देर चुप रहता है, फिर बोलता है तुम दूसरों की बात क्यों पूछ रही हो जब अपनी बातें बताती ही नहीं? मिया माफी मांगती है। तभी ताइसू क्वाइटली कहता है मैंने फैमिली से टाइज कट कर लिए हैं। मिया पूरी तरह शॉक हो जाती है। ताइसू एक्सप्लेन करता है सीनियर ईयर के एंड में छोड़ दिया था, करीब 4 साल हो गए। मिया पूछती है घर से भाग गए थे? वो सिर हिलाता है नहीं, भागना नहीं, बस छोड़ दिया, मिलिट्री सर्विस ने थोड़ा सहारा दिया। वो आगे कहता है स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती फैमिली रजिस्ट्री की वजह से, लेकिन अब आदत हो गई है, मैनेज कर रहा हूँ। मिया इनवर्डली सोचती है अब सब समझ आता है, पैसे मांगना, पार्ट टाइम जॉब्स, सेओहन यूनिवर्सिटी चूज करना। वो सोचती है ये वो ताइसू नहीं है जिसे मैं जानती थी। ताइसू बताता है कि डिस्चार्ज के बाद सनबे ने उसकी काफी मदद की। मिया के दिमाग में उसकी अमीर फैमिली की इमेज आती है, बड़ा घर, खुला यार्ड, सर्वेंट्स, बड़ा कुत्ता, और कंपेयर करती है उस छोटे से रेंटेड रूम से। वो अचानक बोलती है आई एम सॉरी। ताइसू कंफ्यूज्ड होकर पूछता है अचानक क्या हुआ? मिया शर्मिंदगी से बोलती है जब हम दोबारा मिले थे मैंने तुम्हें काफी कुछ कहा था ना। वो चेहरा ढक लेती है, मुझे लगा तुम स्नॉब बन गए हो, जानबूझकर परेशान कर रहे हो। ताइसू ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है थोड़ा बहुत सच था, लेकिन ज्यादा मत सोचो, लाइफ ऐसी ही होती है। वो धीरे से जोड़ता है मैं उस वक्त तुमसे बात करना चाहता था, बस समझ नहीं आ रहा था कैसे। मिया इनवर्डली सोचती है मैंने उसे ग्रीन हाउस के नाजुक फूल जैसा समझ लिया था। ताइसू कहता है वर्ड्स में अच्छा नहीं हूँ, सोचा पैसे के बहाने शायद फिर मिल सकें। मिया सॉफ्टली कहती है तो ऐसा था? ताइसू जवाब देता है डोंट वरी, मैं भी सही नहीं था। मिया के दिल में गिल्ट और बढ़ जाता है। वो सोचती है
अगर उसे सच पता चला वो मुझे नफरत करेगा। वो बस धीमे से बोलती है सॉरी। तभी ताइसू कैजुअली कह देता है एक टाइम पर मुझे लगा तुम शायद कोई और इंसान हो। मिया फ्रीज हो जाती है। वो बात संभालते हुए पूछती है ऐसा क्यों कह रहे हो। ताइसू एक्सप्लेन करता है तुम बहुत बदल गई हो, लगता है जैसे कोई और हो। वो हंसता है यान भी ऐसा ही कहती रहती थी तो फनी लगने लगा। मिया पूरी तरह स्टन रह जाती है। तैसू उसके करीब आकर पूछता है तुम ठीक हो, तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है। मिया पैनिक में पूछती है इतने पास क्यों आ रहे हो। वो कामली बोलता है तुम लड़खड़ा रही हो, बीमार तो नहीं। मिया घबरा कर बोलती है नहीं बस गर्मी लग रही है। इनवर्डली वो चीखती है इतने पास क्यों आ गया। वो अचानक खड़ी होकर बोलती है 30 मिनट्स हो गए ना, अभी तक आए क्यों नहीं। ताइसू कहता है ट्रैफिक होगा, रश आवर है, चाहो तो फिर चेक कर लूं। मिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो धीरे से कहती है अंदर बहुत घुटन लग रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ताइसू कंफ्यूज्ड होकर कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। अचानक मिया जमीन पर गिर जाती है। ताइसू शॉक में उसका नाम पुकारता है। वो पेल है और जवाब नहीं दे रही। फिर हमें मिया के पास्ट की एक झलक दिखाई जाती है। कभी एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मिया था। लोग उसे स्टूपिड कहा करते थे। लोग मिया को स्टूपिड इसलिए कहते थे क्योंकि वो हमेशा अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए घूमती रहती थी। जब उसे पता चला कि जिन माँ बाप के साथ वो रहती है वो उसके असली पेरेंट्स नहीं है और उसे गोद लिया गया था, तब भी मिया की मुस्कान नहीं गई। उसकी माँ उसे कसकर गले लगाती है और कहती है सब ठीक है, तुम अब भी मेरी बेटी हो। तीसरी कक्षा में जब उसके पिता की फैक्ट्री बैंकरप्ट हो गई और पूरा परिवार कर्ज में डूब गया, तब भी मिया मुस्कुराती रही क्योंकि इतनी मुश्किलों के बीच भी उसके माँ बाप ने उसे कभी छोड़ा नहीं। जब वो मिडिल स्कूल में पहुंची, हर दिन उसकी चीजें गायब होने लगी, उसकी डेस्क तोड़ी जाती रही, तब भी मिया मुस्कुराती रही क्योंकि जब भी चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती, उसका सफेद घोड़े वाला प्रिंस आकर उसे हंसा देता था। हाई स्कूल के पहले साल की स्प्रिंग में जब उसकी माँ ज्यादा काम की वजह से बेहोश होकर हॉस्पिटल में भर्ती हुई, मिया फिर भी मुस्कुराई क्योंकि उसकी माँ ने कहा था मुझे तुम्हारी मुस्कुराती हुई शक्ल देखनी है। अगले साल की गर्मियों में जब मिया को पता चला कि उसके पिता ने माँ के इलाज के लिए जमा किया हुआ पूरा पैसा शराब में उड़ा दिया, तब भी मिया मुस्कुराई क्योंकि उसे ये भी पता चला कि उसकी प्रिंस की माँ असल में उसकी माँ की दोस्त थी। जब वो माँ के हॉस्पिटल फीस के लिए लोगों के सामने गिड़गिड़ाने गई, तब भी मिया मुस्कुराई। तैसू की माँ ने उसे पैसे देते हुए कहा सच में तुम उसकी बेटी हो, अच्छा तो तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से ताइसू यहाँ रहने पर जिद करता है, ठीक है, जैसे हमेशा करती आई हो वैसे ही उसकी जिंदगी भी बर्बाद करती रहो। फिर भी बेचारी मिया के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, यहाँ तक कि तब भी जब तैसू की माँ ने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे धन्यवाद कहा और जब वो मांग कर लाया हुआ पैसा अब किसी काम का नहीं रह गया, जब वो अपनी माँ को एक ठीक ठाक अंतिम संस्कार भी नहीं दे पाई और जब उसके पिता उसे जबरदस्ती अपने होम टाउन से दूर घसीट ले गए, तभी मिया ने मुस्कुराना बंद किया। उसी पल उसे समझ आया कि लोग उसे स्टूपिड क्यों कहते थे। अगर वो कभी पैदा ही नहीं हुई होती तो शायद उसका प्रिंस अपने परिवार से नहीं लड़ता और आराम से विदेश में खुश रहता, शायद उसकी माँ ओवरवर्क से नहीं गिरती, शायद उसके पिता की फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती और शायद अगर मैं कभी एग्जिस्ट ही ना करती तो सब ज्यादा खुश होते। बस तभी मिया फिर से मुस्कुरा सकी क्योंकि एक स्टूपिड लड़की के पास भी करने के लिए कम से कम एक चीज तो होती ही है। अचानक मिया अपने नाइटमेयर से जाग जाती है। वो जोर जोर से सांस ले रही होती है, पसीने से भीगी हुई। वो कंफ्यूज्ड होकर चारों तरफ देखती है। मैं कहाँ हूँ। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है तुम जाग गई हो। मिया की आंखें फैल जाती हैं। उसके सामने हियान खड़ी होती है, हाथ में चाकू और चेहरे पर एक डार्क ऑरा। वो कामली कहती है थोड़ा और सो सकती थी। मिया डर के मारे पूरी ताकत से चीखती है। हाइन घबरा जाती है। अचानक क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो। मिया पीछे हटकर बेड की दूसरे कोने में चली जाती है और कांपती आवाज में बोलती है हयान। यान ऑकवर्डली पूछती है नाइटमेयर आया था क्या। सीन थोड़ा आगे बढ़ता है। रसोई में बर्तन उबल रहे होते हैं। यान एक्सप्लेन करती है कि मिया एलिवेटर में बेहोश हो गई थी और ताइसू उसे यहाँ लेकर आया। मिया ये सब सुनकर धीरे धीरे समझने लगती है। हयान बोलती है मैं भी सरप्राइज थी, एलिवेटर में फंसना एक बात थी लेकिन तुम्हें ताइसू के बेड पर देखना। वो आगे कहती है एनीवे ताइसू ने अचानक मुझे बुलाया, मैं रास्ते भर बहुत वरीड थी। बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट में जब हियान को रात में ताइसू का कॉल आया था, उसकी रूममेट ने उसे पूरा हाइप कर दिया था कि ये एक रोमांटिक डेट है। हयान बिना सोचे समझे आ गई थी लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वजह कुछ और ही थी। मिया तभी नोटिस करती है कि उसके कपड़े बदले हुए हैं। वो जोर से ब्लश करते हुए बोलती है क्या ताइसू ने। यान पॉरेज लाते हुए बोलती है ऑब्वियसली मैंने बदले हैं, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। मिया तुरंत शांत हो जाती है। यान पॉरेज उसकी गोद में रखती है, खा लो। मिया कंफ्यूज्ड होकर बुदबुदाती है एग पॉरेज। हायन कॉन्फिडेंटली बोलती है टेस्ट करके देखो, किसी को बेहोश कर दे इतना अच्छा नहीं है लेकिन टेस्ट की गारंटी है। मिया पूछती है ताइसू कहाँ है। हयान बताती है मेडिसिन लेने गया है। फिर टीजिंग टोन में पूछती है डिसअपॉइंटेड हो कि वो नहीं है और मैं हूँ। मिया घबरा कर मना कर देती है, फिर धीरे से कहती है सॉरी मैंने हेल्प करने को कहा था लेकिन हर बार ऐसा ही हो जाता है। यान उसे ध्यान से देखती है। मिया पूछती है क्या मेरे यहाँ होने से तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग है। हयान कामली बोलती है कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मिया सरप्राइज्ड हो जाती है। हयान आगे
कहती है, मैंने कहा था ना कि मैं अपने दम पर मैनेज कर सकती हूँ। अगर इतना बॉदर कर रहा है तो चेरी ब्लॉसम फोटोज के बदले समझ लो। मिया कंफ्यूज होकर पूछती है, बस इतना ही? अयान आर्म्स क्रॉस करके कहती है, हाँ अब खा लो, ठंडा हो जाएगा। बीमार इंसान को बस ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। मिया की आंखें फैल जाती हैं। फिर वो हियान की केयरिंग साइड देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। हियान पॉरेज उठाते हुए कहती है, अगर नहीं खाना तो मैं खा लूंगी। मिया जल्दी से बोलती है, नहीं मैं खा लूंगी। वो चम्मच भरती है, फूंक मारकर ठंडा करती है और मुंह में डालती है। अगले ही पल उसका चेहरा चमक उठता है। ये इतना अच्छा कैसे है? हयान थम्स अप देकर विंक करती है, कहा था ना गारंटीड है। मिया खुशी खुशी बोलती है, ये इतना वार्म है, चावल के दाने मुंह में घुल जाते हैं और सेसेमी ऑयल की खुशबू। हयान हंसकर कहती है, मैंने भी पहली बार यही सोचा था। मिया और खाती है, मुझे पॉरेज पसंद नहीं, लेकिन ये तो मैं 3 बोल खा सकती हूँ। वो क्यूरियोसिटी से पूछती है, रेसिपी कहाँ से सीखी? मुझे भी सिखाओगी? अचानक हयान का चेहरा डार्क हो जाता है। वो ठंडी आवाज में पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है? मिया कंफ्यूज रह जाती है। अगले ही पल उसका चेहरा डर से बिगड़ जाता है। हयान स्लोली बोलती है, ये रेसिपी तुमने ही मुझे सिखाई थी।